नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस बलराम संदेश की एक नई श्रृंखला जिसमें आज हम दूसरी कड़ी में हैं। धान विशेष ये विशेष श्रृंखला जो है आपके लिए लेकर आया है बलराम संदेश, जिसमें अलग-अलग टॉपिक पर हर कुछ समय के बाद जो है चर्चाएँ जारी हैं। इस चर्चा में हम आज जो जिस टॉपिक पर आ पहुँचे हैं, वो टॉपिक है धान में वैरायटी का सिलेक्शन कैसे करें? और इसे बताने के लिए हमारे बीच हैं प्रोफ़ेसर बैजनाथ सिंह सर। तो धान में ये जो परिचर्चा है, ये सारी परिचर्चाएँ आपको लगातार जो है बलराम संदेश डिजिटल माध्यम से पहुँचाता है। बलराम संदेश के एक सामान्य परिचय के लिए हमारे बीच में मैं आमंत्रित करता हूँ सेवानिवृत्त बीज संरक्षण अधिकारी, बीज प्रमाणीकरण अधिकारी ये उज्जैन श्री प्रणव व्यास सर जी को। सर आपका स्वागत है, बलराम संदेश का परिचय दें। धन्यवाद शुभम जी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और थोड़ी एक ब्रीफ में संक्षिप्त में मैं बलराम ग्रुप के बारे में और उनके कार्यों के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। बलराम संदेश 2015 से निरंतर कार्यरत है और ये वर्तमान में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किसानों की प्रतिदिन आने वाली समस्याओं का समाधान तो करता ही करता है और उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके हर वीक में 2 बार, न्यूनतम 2 बार जो है वेबिनार का आयोजन करके और उनकी उन समस्याओं का निदान करने का प्रयास करते हैं। हमारे द्वारा जो है ट्विटर हैंडल भी ऑपरेट किया जाता है बलराम संदेश के माध्यम से। बलराम संदेश का एक फेसबुक पेज भी है जिसके 5000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पे बलराम संदेश उपलब्ध है। व्हाट्सएप पे हमारे 1500 से ज्यादा जो है ये, अ, अ, सदस्य हैं, किसान जो जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों को जो प्रतिदिन आने वाली समस्याओं का समाधान हम व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से प्रतिदिन करते हैं और जो विषय वस्तु की जो डिमांड आती है उसके हिसाब से वीक में 2 बार हम वेबिनार का आयोजन करके और उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। कोरोना काल में हमारी उपयोगिता और ज्यादा सिद्ध हुई है और आज ये स्थिति बनी है कि 11 राज्यों के कृषक हमारे से जुड़ चुके हैं और ये हमारी 42वीं श्रृंखला का 42वां वेबिनार है जिसमें कि हम जो है किसानों की समस्याओं का समाधान वेबिनार के माध्यम से उस विषय के जो विशेषज्ञ हैं या उस विषय के पारंगत जो कृषक हैं उनको बुला के और हमने इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया और ये कार्यक्रम हमारा निरंतर आगे भी जारी है। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच में डॉक्टर देवेंद्र प्यासी सर जो कि अलसी परियोजना के मुख्य वैज्ञानिक हैं। रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन सागर मध्य प्रदेश में जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित है। सर आप जो हैं यहाँ आमंत्रित हैं प्रोफ़ेसर बैजनाथ सिंह सर का एक संक्षिप्त परिचय देते हुए इस श्रृंखला को सर आगे बढ़ाएँ। स्वागत है सर। धन्यवाद शुभम जी। बलराम संदेश आज अपने मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय बीएन सिंह साहब को प्रमुख वक्ता के रूप में पाकर स्वयं को इतना गौरवान्वित महसूस करता है जिसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सर का नाम हम क्योंकि मैं धान में 7 से 8 साल मैंने काम किया है और सर का नाम धान के लिए पर्यायवाची जैसा है। सर हैं तो धान है, धान है तो सर हैं और इतना लंबा अनुभव जितनी हमारी उम्र है उससे ज्यादा सर का अनुभव है। तो स्वयं के लिए भी ये मेरे गौरव की बात है कि मुझे इस जिंदगी में डॉक्टर बीएन सिंह साहब का परिचय देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसा है।
सर से मेरी मुलाकात जब मैं जवाहरलाल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में शोध छात्री था, पीएचडी स्कॉलर था, तब हमारे एक साथी पीएचडी छात्र का, जो कि गायना में वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहा था और हमारे साथ जो है एनआरआई उस पे आया हुआ था, और उसने उसका वाइवा लेने के लिए सर आए हुए थे। तब से लगातार वाइवा घंटों चलने वाला वो आज मैं पीएचडी को देखता हूँ कि बहुत साइट में जो है वाइवा होते हैं, और मुझे अच्छी तरह याद है कि उसके 3 फेज में वाइवा हुए थे, घंटों चले थे, और बंदा पसीने से लथपथ हो जाता और फिर आता और फिर जाता। ऐसा करके उसे 2-3 बार मौका भी दिया गया, और काफी लंबे चलने वाला वो वेबिनार, जिससे उस दिन मैंने पहली बार सर से को जो है आमने सामने देखा, और सर का मार्गदर्शन और सौभाग्य भी, क्योंकि छात्र होने के नाते हम सबको उस दिन प्राप्त हुआ था। सर का परिचय सर ने सहायक प्राध्यापक के रूप में पादप प्रजनन अनुवांशिकी के रूप में अपनी सेवा की शुरुआत जो है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से की थी। वर्ष 1985 में सर प्रोफेसर के रूप में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में सेलेक्ट हुए, और उसके बाद जो है 1987 से 90 तक आप अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र, जो कि फिलीपींस मनीला में है, और धान का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, जहां पर 1 लाख से अधिक प्रजातियां का जनन द्रव्य जो है संरक्षित एवं संवर्धित किया जाता है। सर ने वहां 3 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं। इसके बाद जो है वर्धा एवं अंतरराष्ट्रीय ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर संस्थान नाइजीरिया में भी अपनी सेवाएं वर्ष 1991 से 97 तक, वर्धा में 1997 से 99 तक, जो कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान का अंतरराष्ट्रीय केंद्र है, में प्रजनक के रूप में आपने धान में बहुत ही उल्लेखनीय कार्यों को, अनुसंधान के कार्यों को किया है। आप केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा के निर्देशक भी रहे हैं। वर्ष 2000 से 2003 तक आपने वहां अपनी सेवाएं दी हैं निर्देशक के रूप में, और इसके अलावा 2003 से 2005 तक आप राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में भी आपने काम किया है। इसके अलावा आपने जो है 19 से ज्यादा स्नातकोत्तर विश्वविद्यालयों को स्नातकोत्तर के पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी विषय के छात्रों को जो है उनकी एमएससी और की थीसिस को गाइड किया है। 18 साल से ज्यादा आपने जो है शैक्षणिक कार्य भी किया है। इसके अलावा जो है इसके बाद आप जो है संचालक अनुसंधान सेवाएं के रूप में आपने वर्ष 2005 से 2011 तक अपनी सेवाएं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची झारखंड को दी हैं। और उसके बाद जो है सर, जहां तक मेरी जानकारी है, वहीं से सर रिटायर हुए हैं। और उसके बाद सर ने 2012 में एशियन डेवलपमेंट बैंक, 2013 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एवं 2014 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के रूप में जो है सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। 2014 के बाद सर स्वयं आपको बताएंगे, पर इन्होंने बहुत ही जो है उल्लेखनीय कार्य की शुरुआत की कि देश जो है सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, सीआरसी कहते हैं इसको, सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान की ये ट्रस्ट है जो कि गोरखपुर में है, और सर उसके जो है अध्यक्ष हैं। और वहां सर ने जो है बहुत ही अभिनव प्रयोग किए, और जो भी हमारी नवीन विकसित प्रजातियां हैं उनकी ऑन फार्म टेस्टिंग की, उनको किसानों को बड़े पैमाने पे पार्टिसिपेटिव वेराइटल सिलेक्शन के ट्रायल कंडक्ट कराए किसानों के खेत में भी और अपने स्वयं के फार्म में भी,
और टेक्नोलॉजी धान की पैदावार कैसे अधिकतम पैदावार ली जा सकती है, कैसे प्रजातियों का चुनाव कर सकता है, अपने प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आप कैसे प्रजातियों का चुनाव करेंगे, इन सभी विषयों पे सर का बहुत ही लंबा अनुभव है। लगभग 45 साल का अनुभव एक अर्धशतक जैसा है, और उसमें चाहे वो सीधी बिजाई की हो, चाहे वो अल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग मेथड हो, चाहे वो सिंचित अवस्था में धान की खेती हो, चाहे वो एरोबिक कल्टीवेशन हो, चाहे वो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन हो, धान की सभी विधाओं पे सर ने बहुत ही पारंगता से तब भी काम किया है, और आज भी किसानों को जो है उनके उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप खेती करने की सलाह भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ उनको बीज उपलब्ध कराकर उनके जो है खेतों पे जो है बड़े बड़े ट्रायल कंडक्ट कराते हैं, जिससे कि किसान की आय को कैसे हम धान के माध्यम से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर काम कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में धान का बहुत बड़ा रकबा है, और क्योंकि देश की मेजर स्टेबल फूड क्रॉप है ये, इसके बिना हम भोजन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ सर ने जो है बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है। सर स्वयं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी उपलब्ध कराएंगे अभी। इसके अलावा सर के 39 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र हैं, 44 से ज्यादा जो है 60 नोट्स है जो इरी के न्यूज़लेटर में छपे हैं। ये हमारे लिए और देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इसके अलावा 68 सार्ट कम्युनिकेशन है। जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो है प्रजनक के रूप में सर की 19 से ज्यादा धान की उन्नत किस्में हैं जो आज भी बहुत पॉपुलर हैं। इसके अलावा सर ने जो सर की ने जो है 400 पेज से ज्यादा मोटी एक लंबी बुक लिखी है, जो मुझे लगता है कि 40 साल की अपनी सेवाओं में जो अनुभव हैं, अभी बुक में काफी प्रयासरत रहा कि वो बुक मुझे देखने पढ़ने को मिल जाए, जिससे हम अपने ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि कर सके, पर अभी तक मुझे वो बुक प्राप्त नहीं हो सकी है। ग्लोबल राइस कल्टीवेशन एंड कल्टीवार्स, इसमें देश की सभी प्रजातियों का, और जहां तक मैंने सुना है कि 90,000 से ज्यादा प्रजातियों का सर ने जिक्र किया है, उनके लक्षणों की, उनके पहचान की, उनकी डस्ट टेस्टिंग के भी बहुत सारे चीजों को सर ने समाहित करके जो है नए जो युवा हैं जो अनुसंधान में नए प्रजनक बन के आते हैं, उन सब के लिए ये बाइबल जैसी है ये किताब, ये संविधान जैसी होगी, धान का संविधान होगी ये किताब, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं अपेक्षा करता हूं कि शीघ्र ही मैं उस बुक को कहीं ना कहीं से प्राप्त करूंगा। और इन सभी जो है बहुत ही शार्ट का छोटा सा परिचय, संक्षिप्त परिचय मैं दे पाया हूं सर का। सर खुद अपने आप में पूरी पाठशाला है, और आज हम सर के मार्गदर्शन में स्वयं सभी किसानों के साथ स्वयं भी लाभ प्राप्त करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं हम सबके मेंटोर और धान के पिता मैं आदरणीय बीएन सिंह साहब का आज के मुख्य वक्ता के रूप में अपनी किसानों से अपनी जो है वेबिनार को प्रस्तुत करने के लिए। सर, वेबिनार बलराम संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद देवेंद्र प्यास जी। आपको तो वैसे हम फेसबुक पर देखते रहते हैं, लेकिन आज इस बलराम संदेश के माध्यम से आपने हमारा इंट्रोडक्शन दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं तो रायपुर में जब 1975 से धान में काम करना शुरू किया तो बहुत बार गया हूं, और उनके वहाँ जो आपका अंबिकापुर है चाहे जगदलपुर है, काफ़ी विजिट किया हूं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये हम चर्चा किसानों के साथ कर रहे हैं बलराम संदेश के द्वारा जो है। जैसा कि आपने बताया कि मैं रिटायरमेंट के बाद 2011 से फिर मैं ये गोरखपुर में हमारा ये अनुसंधान केंद्र है, और ये मैंने 1996 में जब मैं अफ्रीका में नौकरी कर रहा था और जब मैं अपने गांव आया था, तो हमारे गांव के और लोग भी जो हमारे रिलेशन में थे, उन्होंने कहा कि आप पूरे विश्व में तो सबकी सेवा कर रहे हैं, हमारे गोरखपुर जिले की कब सेवा करिएगा।
तो फिर मैंने ये फार्म खरीदा, ये 12 एकड़ का फार्म है, ये अभी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे हम अनुसंधान करते हैं, विद्यार्थी भी यहाँ पे अनुसंधान सीखते हैं। एमएससी के जो विद्यार्थी हैं देवरिया बीआरडी पीजी कॉलेज के, वो काम करते हैं। और फिर हम बीज पैदा करके उसके बारे में फिर हम बताएंगे। और हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में पहले हम थोड़ा सा बताएंगे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो हमको सफलता मिली है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, और उसकी एरोबिक राइस की एक किताब भी लिख रहे हैं हिंदी और अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट, ये हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमने सेलेक्ट किया है। एक तो पहले तो हम अपने ट्रस्ट के बारे में बताएंगे। ये जो ट्रस्ट जो हमने एस्टेब्लिश किया है, हम मेनली काम जो है एरोबिक राइस पे कर रहे हैं, और दूसरा फ्लड प्रोन राइस। हमारे ईस्टर्न इंडिया में बाढ़ बहुत आती है, और बाढ़ के लिए हमने मतलब कि इस पे किसानों के साथ रिसर्च किया है, अपने फार्म पे करते हैं। एक हमने किताब भी पब्लिश किया है जो कि देवेंद्र जी अभी बता रहे थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम आएंगे कि कैसे हम नई वैरायटी सेलेक्ट करते हैं। धान की बहुत सारी इकोलॉजी है जिसमें कि धान उगाया जाता है। केरला में तो समुद्र तल के नीचे करीब 2 मीटर नीचे जो है धान उगाया जाता है, और करीब 2200 मीटर नेपाल में जो है हाई एल्टीट्यूड पर लगाया जाता है। तो बहुत वेरिएबल इकोलॉजी है, लेकिन हर इकोलॉजी में कैसे हम वैरायटीज को सेलेक्ट करें। इसमें अभी भी बहुत सारी ट्रेडिशनल वैरायटीज बहुत सारे राज्यों में ग्रो हो रही है, और वो अपनी ग्रेन क्वालिटी के लिए जानी जाती है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी पिछले मतलब करीब 20-25 सालों से संकर धान भी आया है, और उसकी उपज क्षमता जो हमारी पहले की जो सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी थी उससे बेहतर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर मेगा वैरायटीज, मतलब जो 1 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में ग्रो होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर वैरायटीज या तो बहुत बड़े क्षेत्रफल में उगाई जाती है या लिमिटेड एरिया में उगाई जाती है, जिसको कि हम एडाप्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी कहते हैं। और फिर लोकेशन स्पेसिफिक वैरायटी, चूँकि हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं और गाल मिर्च की बात नहीं करें तो हमारा लेक्चर अधूरा रहेगा। तो ये हमने एक ब्रॉड आउटलाइन चुना है, और इन पर हम चर्चा करेंगे, फिर हम कंक्लूड करेंगे। कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उसको हम ख़त्म करें, जिससे कि हम किसानों के प्रश्न ले सकें और फिर उनके हम जवाब दें। ये हमने सीआरडी ट्रस्ट 2013 में एस्टेब्लिश किया था, जैसा कि हमने बताया। ये अपने पैसे से हमने खरीदा है ज़मीन 12 एकड़ का, उस समय 30 लाख रुपए में खरीदा था। और फिर यहाँ पे हमारा फार्म है, यहाँ पे हम अनुसंधान करते हैं और फिर बीज उत्पादन करते हैं। और इसमें हमने मेनली जब एस्टेब्लिश किया तो गोरखपुर जिले में बाढ़ बहुत आती है, और हमने सोचा कि पहले बाढ़ के लिए काम करते हैं। और अभी कल ही एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको इस ड्यूरेशन नहीं को दूसरे ड्यूरेशन की वैरायटी चाहिए। तो हम किसानों के यहाँ जा करके रिसर्च करते हैं और फिर उसका सीड प्रोडक्शन करके हम वैरायटीज को फिर इसके बारे में बताएंगे हम। ये एक गवर्नर उसराहा गांव है जहाँ पे कि हमारा ये ऑफिस है, सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर कि हम सीड प्रोडक्शन और वहाँ रहते भी हैं जब जरूरत पड़ती है। वैसे वहाँ 3-4 लोग जो है हमेशा विद्यार्थी हैं और भी स्टाफ हमारा रहता है। नेक्स्ट, ये करीब यहाँ पर देखिए, हम पहले तो रिसर्च करते हैं, जो डिफरेंट वेराइटीज़ लाते हैं उनका हम यील्ड पोटेंशियल है, उनकी ग्रेन क्वालिटी है, ड्यूरेशन है, ये सब हम पहले स्टेशन पे ट्रायल करते हैं और फिर उनके बारे में जो अच्छी होती हैं फिर हम किसानों के यहाँ ले जाते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है जहाँ पर कि हमने ये वैरायटी जो सिलेक्ट किया था आप नीचे देख रहे हैं, और ये सारे किसान पार्टिसिपेटरी मोड में, मतलब कि वो खुद सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी वैरायटी अच्छी है। या यार 64 सबोन है जो कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में है और इसको इन लोगों ने सिलेक्ट किया और हमें बड़ी खुशी है कि उसको हम लोग फर्दर प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये हमारा कोलैबोरेशन है, हम फिलीपीन से कोलैबोरेट करते हैं, ईरी से, एक्रिप जो हैदराबाद में है, IIR, हार्वेस्ट प्लस प्रोग्राम सिमिट से करते हैं जो कि गेहूं के बारे में हम बताएंगे। गोरखपुर में सीसा का ऑफिस है, वो हमारी काफ़ी मदद करते हैं। IRI से हम 2015 से, जिसमें बौना काला नमक हम किए हैं,
और CCMB हैदराबाद से हम उन्नत सम्मा मसूरी पे इस पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारे कोलैबोरेशंस हैं। और ये हमारा ऑफिस है जो सामने देखिएगा, इसमें एक 2 कमरे हैं इधर, और पीछे बड़ा स्टोर है 2 जो है। और ये हम सीड प्रोडक्शन करते हैं मेनली। जो हमको वैरायटी बढ़िया लगती है, किसान जो सेलेक्ट करता है, ये संभा सबोन वैरायटी है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे, जिसका कि खाने में चावल बहुत अच्छा है, और इसका हम बीज पैदा करते हैं और किसानों के यहाँ बांटते हैं। नेक्स्ट, ये हमने किताब लिखी है जो हमने बताया कि ये हमने मतलब 2003 से लिखना शुरू किया था जब मैं हैदराबाद में था, और स्वामीनाथन साहब हमारे टीचर थे। 1970-71 में IRI में हमारे म्यूटेशन ब्रीडिंग और साइटोजेनेटिक्स पढ़ाया था। उनको मैंने इसकी एक स्पाइरल बाउंड कॉपी दी थी, उसको उन्होंने देखा था, और फिर उन्होंने इस किताब को 2018 में रिलीज किया। नेक्स्ट, ये हमारी किताब है, करीब वैसे तो $99 की है, लेकिन इसमें उन्होंने करीब डिस्काउंट दिया है, और 4000 मतलब वैसे तो 6000 रुपये की है, लेकिन 20% डिस्काउंट दे करके वो स्टूडियम प्रेस है दिल्ली के, उन्होंने पब्लिश किया है। और इस पे हमने जो फोटोग्राफ दिया है, ये पूसा 1121 है। आप देखेंगे कि इसका लंबा चावल है, और ये विश्व की सबसे बढ़िया वैरायटी है, मतलब कि बासमती में है, और इसका हमारा एक्सपोर्ट होता है। ये मैंने करनाल में जाकर के फोटोग्राफ लिया था, और ये डॉक्टर AK सिंह ने दिया था। इसमें हमने विश्व के करीब 94 कंट्रीज के बारे में लिखा है, उनकी क्या समस्या है, और करीब 4000 वैरायटी है, 94 तो नहीं है, 4000 वैरायटी जो रिलीज्ड हैं या जो अभी भी ग्रो हो रही हैं, उसके बारे में हमने लिखा है। नेक्स्ट, स्वामीनाथन साहब ने इस किताब को, मतलब जो स्पाइरल बाइंड थी, वो पढ़ा था, और उन्होंने ये कहा कि इसमें तुमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो कि हमारे IRI के वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है, और मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि IRI के हर वैज्ञानिक के पास ये किताब हो। तो दिस वाज ए ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। और फिर हमने इसमें 15 साल लगा इस किताब को लिखने में, 8 साल तो कंटिन्यूअस हमने लिखा। 92 देशों का है, करीब 591 पेजेस हैं, और एशिया की 32 कंट्री, अफ्रीका की 29 कंट्री, उनके बारे में हमने क्या समस्या है, क्या वेराइटीज ग्रो करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब लिखा है अलग अलग चैप्टर में। और करीब 4000 ग्लोबल वेराइटी जो रिलीज हैं। और ये राइस के जो रिसर्चर हैं, प्लानर्स हैं, किसान हैं, उन सब के लिए एक बड़ी अच्छी किताब है। और इसमें हम दूसरे देशों से भी कैसे सीख सकते हैं कि हम अपना राइस प्रोडक्शन बढ़ा सकें, जैसे कंबोडिया है, या वियतनाम है, या उरुग्वे है साउथ लैटिन अमेरिका में। इन लोगों ने कैसे पॉलिसी करके और कैसे अपने देश में जो धान का उत्पादन बढ़ाया है, उससे भी हम सीख करके अपने देश में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये मैं एरोबिक राइस पे काम शुरू किया जब मैं डायरेक्टर रिसर्च था झारखंड में। और क्यों शुरू किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और इसी चीज़ को मैं फर्दर अभी झारखंड में भी कर रहा हूँ और पूरे कंट्री में करना चाहता हूँ। वहाँ पे करीब 16.7 लाख हेक्टेयर मतलब 2008-9 में धान की खेती होती है, जो कि अगले 2 वर्षों में घट करके ये करीब 9.7 और 7, मतलब कि इतनी एरिया जो है रोपाई नहीं हो सकी, और इसलिए कि जो जुलाई में बारिश होती है रोपाई के लिए, वो नहीं हुआ, और धान की एरिया कम हो गई। नेक्स्ट, और हमारा जो प्रोडक्शन था वो भी घट करके जो है, मतलब देख लीजिए कि आधे से कम हो गया, और अगले वर्ष में तो 1/3 हो गया, मतलब 10 लाख था, कहाँ 34 लाख था। और 2009 में तो ये हम लोगों ने सोचा कि भाई क्या किया जाए, और वहाँ पे मतलब देखिए धान की खेती मुख्यतः 2 चीज़ के लिए, या तो वो बाजार में बेचता है या फिर अपना खाता है वो, मतलब सस्टेनेबिलिटी, मतलब अपने खाने के लिए पैदा करता है। तो झारखंड में मोस्टली किसान जो है अपने खाने के लिए करते हैं, बहुत कम एरिया है जो कि मार्केटेबल सरप्लस है और फिर वो बाजार में बेचते हैं। तो ये उनकी जो हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी है ये अफेक्ट होती है, और चावल उनका मुख्य भोजन है। तो फिर हम लोगों ने 2009 से ही जो शुरू किया कि धान में एरोबिक राइस, मतलब कि ये एक ब्राज़ील से शब्द आया है, इसको आजकल इंडिया में और IRI के लोग जो DSR भी बोलते हैं,
लेकिन डीएसआर और इसमें ये फर्क है, डीएसआर तो अपलैंड में करते हैं, रेनफेड लोलन में करते हैं, डीप वाटर में करते हैं, उसको डायरेक्ट सीड राइस या पडल कंडीशन में करते हैं। लेकिन उससे ये थोड़ा सा फर्क ये है कि हम ये पडलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हम पानी की बचत करते हैं। और जो हमारी हाई यील्डिंग वेराइटीज है, जो इनपुट रिस्पॉन्सिव है, कम से कम 50 क्विंटल मतलब 20 क्विंटल पर एकड़ की उपज हो, उनको हम डायरेक्ट सीडिंग में अनपडल कंडीशन में जो है बोते हैं। जैसे गेहूं की खेती करते हैं वैसे ही हम धान की खेती करते हैं। और इसमें हम अभी फिलीपींस से जो है उनके जो वैरायटीज हैं, क्योंकि इसमें हम लोग की ये सोच है कि जो एरोबिक राइस की वैरायटीज होंगी वो इरिगेटेड से अलग होंगी, क्योंकि इरिगेटेड राइस में जो वैरायटी होती हैं उनका थिन रूट सिस्टम होता है और वो शैलो होती हैं। लेकिन जब इसमें हम वैरायटी सेलेक्ट करेंगे स्पेशली एरोबिक राइस के लिए, तो उनकी जड़ जो है वो डीप रूटेड होगी और थिक होगी और सेमी डॉर्फ वैरायटी होगी। ईल्ड उसकी कम से कम मतलब 5 टन 50 क्विंटल पर हेक्टेयर से ज़्यादा हो, तक 20 क्विंटल प्रति एकड़ हो। तो ये हम लोगों ने मतलब ऑलरेडी इसको अचीव कर लिया है। अब हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम 60 क्विंटल की मतलब 25-24 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज प्राप्त कर सकें। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जैसे हम गेहूं उगाते हैं उसी तरीके से धान उगाते हैं और इसमें करीब 4000 रुपये प्रति एकड़ की बचत होती है और पानी की बचत करीब 50% होती है। नेक्स्ट, ये हमारा ये हाइब्रिड राइस का एरोबिक राइस है। ये एफएलडी का प्रोग्राम था हैदराबाद का, ये डॉक्टर शेख मीरा आए थे और हमारा ये किसान है 2014 में इसने लगाया था। ये हाइब्रिड राइस है ये, और आप हमको देख करके खुद ताजुब हुआ कि क्या सीधी बुआई में इतनी बढ़िया फसल हो सकती है। और करीब उस समय 55 क्विंटल पर हेक्टेयर मतलब 20 के करीब इसकी उपज हुई थी, 20-22 क्विंटल, और बहुत अच्छी क्रॉप थी। जबकि हमने इसको 6 किलो डायरेक्ट सीडिंग में दिया था। अगले वर्ष इसकी रिकमेंडेशन में थोड़ी चेंज हुई थी कि हम हाइब्रिड में कम से कम 8 किलो प्रति एकड़ की बुआई करें। तो आप देखें कहीं कहीं गैप्स हैं, लेकिन हमको इस पर विश्वास हो गया कि ये टेक्नोलॉजी जो है फ्यूचर में चलेगी। नेक्स्ट, ये किसान है हमारा विजय सेन। और फिर ये हमारे सीसा के जो वैज्ञानिक हैं यहाँ पे, उन लोगों ने कहा कि इसको यदि हम मशीन से बुआई करेंगे, ये सीड्रिल है जो कि गेहूं बुआई होती है, उसी सीड्रिल से हमने फिर धान की बुआई किया। और नेक्स्ट, और ये हमारी फसल थी चेहरांग सबवन की, जिसमें कि करीब 20 क्विंटल मतलब 22 क्विंटल तक की उपज हुई। और हमको ये ये हमारे फार्म पे था और फिर हमको विश्वास हुआ कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी जो है किसानों के खेत में जो है हम इसको ले जा सकते हैं और इसकी उपज क्षमता बढ़ाई सकते। नेक्स्ट, ये एक वैरायटी है चेहरांग सबवन जो कि सबमर्जेंट टॉलरेंट है, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए था। तो ये वैरायटी 15 दिन तक जब पानी में डूबी रहे और अर्ली है, ये मतलब कि दोनों में अच्छी करती है। जहां बाढ़ आती है वहां भी करती है और जहां नॉर्मल है वहां भी अच्छी करती है। नेक्स्ट, बीना धान 11 के नाम से रिलीज्ड है, बांग्लादेश की वैरायटी है। और फिर हम लोगों ने इसकी मेथोडोलॉजी पूरा वर्कआउट किया कि हमारा जो ट्रैक्टर है इसमें हम खाद डालेंगे, आगे जो है फिर बीज डालेंगे और इससे बुआई करेंगे। नेक्स्ट, ये हमने खाद और बीज इसमें डाला हुआ है। नेक्स्ट, और फिर इसको हम जो है अब हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिए हैं। पहले तो हम थोड़ा सूखा खेत था उसमें ही बोते थे, लेकिन हमने देखा कि धूल बहुत उड़ती है। तो इससे जो ट्रैक्टर चालक है या जो आदमी पीछे बैठता है, क्योंकि वो देखना पड़ता है कि बीज गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, कभी कभी वो नाली में फंस जाता है तो उसको डंडा से मारते रहते हैं जिससे कि बीज गिरे। तो अब हमने इसको कर दिया कि जब वर्षा हो, मॉइस्ट सॉइल हो, तब हम उसको करें, बजाय कि ड्राई में नहीं करें। नेक्स्ट, और ये फिर हमने ड्राउट टॉलरेंट वैरायटी सिलेक्ट करना शुरू किया। ये हमने अनुसंधान केंद्र में देखा कि कुछ जो हाइब्रिड्स हैं और कुछ जो वैरायटीज हैं वो काफ़ी सूखा बर्दाश्त करती हैं, जहां और वैरायटी फेल कर जाती है ये काफ़ी यील्ड करती हैं। करीब इसमें 45 दिन तक वर्षा नहीं हुई और फिर हम लोगों ने इन वैरायटीज का सिलेक्शन किया। नेक्स्ट, ये एक वैरायटी है कटक की है जो कि बड़ी अच्छी थी। इसका परफॉर्मेंस मतलब ड्राउट टॉलरेंस में बहुत अच्छा था। तो हमको ये है कि हम ड्राउट टॉलरेंट वैरायटीज में सेलेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो।
तो हमको यदि वर्षा नहीं भी होती है तो भी हमारी उपज होगी। ये एक नेक्स्ट जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो सीडलिंग स्टेज में था, इसी समय ये पूरा का पूरा जो है वो धान गल गया और इनको दोबारा जो है वो दूसरे जगह से सीडलिंग खरीद करके रोपाई करना पड़ा। नेक्स्ट, तो हमारा जो दूसरा जो मेन रिसर्च है वो हम बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए काम किया, हमारे फार्म का है। हम लोगों ने रोपाई किया और अगले दिन जो है इतना वर्षा हुई कि सारा का सारा डूब गया, लेकिन ये स्वर्णा सबोन वैरायटी है जो कि सर्वाइव की। तो ये हमको फिर कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं, ये वैरायटीज जो हैं किसान के खेत में ही बहुत अच्छा करेंगी। नेक्स्ट, ये सारी वैरायटीज हैं जो कि हम बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए प्रमोट करते हैं। करीब 8 वैरायटी हैं, अभी कुछ और वैरायटीज में लिस्ट में ऐड हो गई हैं, लेकिन इनको फिर हम जा करके किसानों के यहाँ टेस्ट करते हैं, फिर वो बताते हैं कि कौन सी अच्छी वैरायटी है। नेक्स्ट, ये आपको हम दिखाना चाहते हैं, ये 15 दिन पानी में डूबा था और जैसे ही पानी निकला, ये एक गांव था देवरिया जिले में, जंगल अकटहा, और 15 दिन के बाद जब पानी निकला और उसका ये सर्वाइवल परसेंटेज है। और इसको फिर हमने लोगों ने यूरिया दे करके फिर क्रॉप, और बड़ी अच्छी क्रॉप थी। डॉक्टर मुथुरमन हैदराबाद से आए थे और उनको विश्वास नहीं हुआ कि 15 दिन बाढ़ में डूबने के बाद भी जो है ऐसी फसल हो सकती है। और इसके और भी फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी एक वैरायटी है जो कि हमने पहले भी दिखाया था। ये भी बहुत अच्छी है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ नहीं भी आवे तो भी बहुत अच्छी फसल होती है। नेक्स्ट, ये स्वर्णा सबोन है जो कि थोड़ा लेट है, लेकिन किसानों ने कहा साहब इसका चावल खाने में मोटा है, तो हम लोगों को थोड़ा फाइन ग्रेन दीजिए। तो नेक्स्ट, ये हमने संबा सबोन सेलेक्ट किया जो कि खाने में चावल इसका बहुत अच्छा है। तो इसी वैरायटी को हम फिर न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड और इसको प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये काला नमक है जो कि इसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई मिला हुआ है हमारे गोरखपुर और सिद्धार्थनगर और 11 जिलों को। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें जो बौनी प्रजाति है इसका हम करीब इस साल 20 क्विंटल बीज किसानों को दिए हैं। तो ये भी एक हमारे IRI के कोलैबोरेशन से डॉक्टर AK सिंह के साथ हम लोग बौना काला नमक प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये गेहूं पर भी हम हार्वेस्ट प्लस के साथ काम कर रहे हैं। ये एक वैरायटी है जिसमें 42 ppm जिंक है और पिछले वर्ष हमने करीब 100 क्विंटल बीज पैदा करके किसानों को दिया था और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लॉजिंग नहीं होती है और टिल्डिंग थोड़ी कम होती है, तो उसको हम लोग सीड रेट 60 किलो प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ करके इसको हम लोग मेंटेन करते हैं। और 16 क्विंटल 15 दिसंबर की सोइंग के लिए बहुत अच्छा है ये। और क्योंकि इस समय इंडिया में जब वर्षा हो जाती है तो खेत सूखता नहीं है, थोड़ा लेट सोइंग करनी पड़ती है। तो ये हमने वैरायटी, ये सीमिट की वैरायटी है और इसको हमने ये नाम दिया है। इस वर्ष हम लोग इसको यूपी में रिलीज करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी ये बांग्लादेश में रिलीज्ड वैरायटी है जो कि रस्ट के लिए रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट, ये हम किसान दिवस मनाते हैं, धान दिवस, और सारे हमारे जो पार्टिसिपेटिंग किसान हैं वो आते हैं, देखते हैं और खुद वैरायटी सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी वैरायटी अच्छी है। हम उन वैरायटीज के बारे में बताते हैं और वो उसका फिर हमको फीडबैक देते हैं। नेक्स्ट, ये हम हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर हैं गोरखपुर में, तो धान दिवस मनाते हैं। ये सब लोग आते हैं, देखते हैं। और अभी एक नाबार्ड ने हमको प्रोजेक्ट दिया था एरोबिक राइस पे, उसकी हम लोगों ने मीटिंग किया था। नेक्स्ट, ये किसान के खेत में है संबा सबोन, ये सीधी बुआई है, एरोबिक राइस है। हालांकि इसमें अभी वैरायटी हम लोग फर्दर सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एक लेडी फार्मर थी हमारे फार्म के बगल में, ये भी संबा सबोन है। नेक्स्ट, ये भी बड़ी अच्छी फसल हुई थी। नेक्स्ट, ये नाबार्ड ने हमको 100 एकड़ में दिया था और ये हमारे किसान हैं वो भी लगाए थे। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो धान की प्रजातियां लोग लगाते हैं वो या तो खाने के लिए लगाते हैं या मार्केट में बेचते हैं, तो उनका ये भी रहता है कि हम अच्छी वैरायटी खाएं। और संबा सबोन का जो ईटिंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। और ये हम लोगों ने मतलब एक लेडी फार्मर को दिया था, उनके यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये फसल बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि ये रोपा किया हुआ फसल नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग थोड़ा सा गैप फिलिंग भी करते हैं करीब 20-25 दिन बाद,
एक कॉर्नर में थोड़ा सा ज्यादा बीज डालते हैं और उस बीज को वहां से उखाड़ करके फिर पूरे खेत में गैप फिलिंग कर देते हैं। नेक्स्ट, ये हाइब्रिड का है और ये भी बहुत अच्छा रहा, बायो 690 का था, हाइब्रिड की और भी अच्छी यील्ड हुई। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ ये हाइब्रिड राइस की क्रॉप थी। फास्ट स्मट एक बहुत बड़ी समस्या है, एक गोपीनाथ वैरायटी है। हाँ, फास्ट स्मट जो है इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक गोपीनाथ ये वैरायटी है कटक की, ये भी बहुत अच्छी मतलब इसकी उपज रही जो है एरोबिक राइस में। नेक्स्ट, और कैसे हम किसान जो है वो वैरायटी सेलेक्ट करें, ये हमारे ब्रीडर के लिए भी चैलेंज है और किसानों के लिए भी चैलेंज है। क्या होता है कि हर राज्य में या हर गांव में कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो कि बड़ी पॉपुलर होती हैं। जैसे आप जब छत्तीसगढ़ का ले लीजिए तो वहाँ पे गाल में समस्या थी, तो पहले महामाया वैरायटी जो है बहुत ग्रो होती थी, लेकिन उसमें गाल में लगने, क्रांति वैरायटी थी, उसमें गाल में लगता था, तो फिर महामाया वैरायटी सेलेक्ट हुआ। और महामाया में सबसे खासियत ये थी कि उसका जो है चूड़ा जो पोहा बनाते हैं उसके लिए वो सुटेबल है। फिर IR36 वैरायटी जो है वहाँ से आई। तो वैरायटी इस बात पर निर्भर करती है कि उसका मार्केट में क्या है और वहाँ की समस्या क्या है। छत्तीसगढ़ में जो गाल मिर्च की समस्या थी, ये महामाया और IR36 वैरायटी इंट्रोड्यूस करने के बाद काफ़ी कम हो गई। तो ऐसी वैरायटी सेलेक्ट करें जो कि मतलब कि वहाँ जो बीमारी या कीड़े हैं उसके लिए वो रेजिस्टेंट हो, और फिर उनको लार्ज एरिया में ग्रो करते हैं जिससे कि जो कीड़े से या बीमारी से होने वाली डैमेज है वो कम हो जाए। इसमें जो है हमारे देश में करीब 100 से ज़्यादा हाइब्रिड रिलीज हुए हैं 1996 के बाद पिछले 25 सालों में, और 1500 से ज़्यादा जो है मॉडर्न वैरायटीज़ हैं। उसके पहले करीब 3000 वैरायटीज जो हैं जो कि ट्रेडिशनल वैरायटी थी, वो ग्रो होती थी, वो गिर जाती थी। लेकिन जब 1965 के बाद जब ताइचू 81 या 66 में IR8 आया तो हाई लिंग वैरायटीज जो नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिव है अब उनकी खेती होती है और 1500 से ज़्यादा हैं। ये वैरायटीज स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी या सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी जो कई सारे राज्यों के लिए रिकमेंड करती है, और यदि किसी विशेष राज्य में होती है तो वो फिर हम लोग स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी से करते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी रिलीज हुई हैं। किसानों को इसकी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हर राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में तो चार पांच हैं, और वो उस पर जो अनुसंधान करते हैं फिर उस अनुसंधान से जो लोकल जो डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है उसको लेना चाहिए। नेक्स्ट, ये हमारे राइस की इकोलॉजी है जो 44 मिलियन हेक्टेयर है, उसमें जो हमारा इरिगेटेड राइस है करीब 24 मिलियन हेक्टेयर है, जिसको कि हम विभिन्न और बोरो राइस में 4 मिलियन हेक्टेयर है ड्राई सीजन में। इसमें भी हम कई तरह का, जैसे 2.5 मिलियन हेक्टेयर में हाइब्रिड राइस है। पहाड़ों में जो हम धान उगाते हैं सिंचित अवस्था में, उनकी वैरायटीज अलग होती है। बासमती राइस जो हमारे पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश में पश्चिमी जिलों में ग्रो होती है वो अलग वैरायटी है। और फिर जहाँ पे सैलिनिटी और सोडिसिटी की प्रॉब्लम है पूरे देश में, जैसे कि समस्या है करीब 3 मिलियन हेक्टेयर में, तो ये वैरायटीज जो है फिर ये वेरी करती हैं कि कब आप उगा रहे हैं और किस कंडीशन में कर रहे हैं। रेनफेड अपलैंड करीब 4 मिलियन हेक्टेयर है, जैसे झारखंड राज्य में है। फेवरेबल है जहाँ वर्षा अच्छी होती, जैसे हमारे पूर्वी राज्य हैं मणिपुर, शिलोंग या जो त्रिपुरा है, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है। और सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं जैसे 2.5 मिलियन हेक्टेयर है। रेनफेड लोलैंड करीब 13 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें शैलो है 25 सेंटीमीटर तक है, उसमें सूखा भी होता है। तो ये हमारे जो बहुत सारी इकोलॉजी हैं, बाढ़ग्रस्त इकोलॉजी है जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे, 5 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें भी जो सुगंधित धान लगाए जाते हैं करीब 1 मिलियन हेक्टेयर है। तो ये वेराइटीज जो है राइस इकोलॉजी जो है, डीप वाटर राइस है, फिर कोस्टल एरिया में है, उसके हिसाब से जो है वेरी करती हैं। तो हमको लोकेशन स्पेसिफिक वैरायटी सेलेक्ट करनी है, कौन सी इकोलॉजी है, कौन सी वैरायटी करेगी, किसान कौन सी वैरायटी ग्रो कर रहा है, और जो विभिन्न विश्वविद्यालय में जो वैरायटीज डेवलप होती हैं और फिर उनका जो डिजीज पेस्ट रेजिस्टेंस के बाद जो अनुशंसा होती है फिर वो सिलेक्ट करते हैं। साथ ही बहुत सारी जो ट्रेडिशनल वैरायटी है
अभी भी ग्रो होती है। जैसे आप मध्य प्रदेश में काली मूछ है, या छत्तीसगढ़ में दुबराज है, चिन्नौर है, जीरा फूल है। अभी भी बहुत सारी वैरायटी जो सेंटेड वैरायटी है मेनली, अभी भी ग्रो होती है और उनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस है। जैसे गोविंद भोग है वेस्ट बंगाल में, वो कम से कम 60 रुपये किलो बिकता है। उत्तर प्रदेश में काला नमक है, तिलक चंदन है, शक्कर चीनी है, बिंदुली है। तो ये बहुत सारी वैरायटीज हैं जो अभी भी ग्रो होती हैं और ये ट्रेडिशनल वैरायटी है। दुबराज, चिन्नौर, जीरा फूल है। तो ये मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनको प्रमोट करने की जरूरत है। और हम लोग काला नमक जो है कम से कम उसका 70 रुपया तो जहाँ पैदा होता है वहीं मिल जाता है, और शहर में आते आते 80 रुपया किलो बिकता है, और यदि लखनऊ में बेचा जाए तो 100 रुपये किलो बिकता है। तो इनको भी प्रमोट करने की जरूरत है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जिससे कि इनकी उपज तो कम होती है लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू जो है ज़्यादा होती है, और इनको जो है प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट, ये वैरायटीज जो है स्टेबल होती है या एडाप्टेबल होती है। जैसे कि स्टेबल वैरायटी का मतलब होता है कि किसी पार्टिकुलर जगह पे, चाहे वो हाइब्रिड है चाहे वैरायटी है, वो बहुत सालों से अच्छी करती है, लेकिन वो बहुत बड़े एरिया में नहीं ग्रो होती है। जैसे सरजू बावन है उत्तर प्रदेश में, सीता वैरायटी थी साउथ बिहार में, अब तो रिप्लेस हो गई है। राष्ट्रीय वैरायटी थी नॉर्थ बिहार में, जब मैं वहाँ था तो वहाँ पे बड़ी अभी भी पॉपुलर वैरायटी है। रंजीत वैरायटी आसाम में है, CR1009 उड़ीसा, तमिलनाडु है, कोस्टल आंध्र प्रदेश में है। क्रांति और महामाया है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। तो ये जो है वैरायटीज स्टेबल वैरायटी कहते हैं, क्योंकि ये किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में ये बहुत सालों से ग्रो होती हैं, लेकिन पूरे देश में नहीं ग्रो होती। नेक्स्ट, और जो बहुत बड़ी एरिया में होती है, जिसको कि हम लोग 1 मिलियन हेक्टेयर कम से कम हो, उसको मेगा वैरायटी बोलते हैं, और बहुत सालों तक ग्रो होती है और बहुत बड़ी एरिया में ग्रो होती है, उसको हम एडाप्टेबल वैरायटी कहते हैं। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो IR 64 है, जो कि कई देशों में उगाया जाता है, वियतनाम है, फिलीपींस है, और 15 मिलियन हेक्टेयर में है, जो डॉक्टर खुश ने इरी में डेवलप किया था। एक IR 36 है जो 11 मिलियन हेक्टेयर में ग्रो होता है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। इंडिया में जब बात करते हैं तो मसूरी है, जो कि इंडिका जापानिका हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम से था, वो भी 2 मिलियन हेक्टेयर में ग्रो होता है। स्वर्णा जो बहुत पॉपुलर वैरायटी है 5 मिलियन हेक्टेयर में है, और संभा मसूरी है 3 मिलियन हेक्टेयर में है, और बासमती में पूसा बासमती 1121 है जो 2 मिलियन हेक्टेयर में नॉर्थ इंडिया में ग्रो होती है। तो ये वैरायटी हम लोग एडाप्टेबल वैरायटी कहते हैं, जो कि ओवर द ईयर्स और लार्ज एरिया में ग्रो होती है। और इन वैरायटीज की जो एडाप्टेशन है, जो एडाप्टेबिलिटी है, वो बहुत अच्छी होती है। और जैसे स्वर्णा अभी भी ग्रो होती है, लेकिन इनमें जो कुछ बीमारी होती है, जैसे कि ब्राउन प्लांट हॉपर है, उड़ीसा में 12 किसानों ने सुसाइड कर लिया। तो ऐसी वैरायटी धीरे धीरे रिप्लेस होनी चाहिए, और ओवर द पीरियड जहाँ समस्या है वहाँ पर तो उसको बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, और जहाँ नहीं है वहाँ पर ग्रो करते हैं अभी भी, लेकिन उसका कंट्रोल मेजर जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, यदि वो करेंगे तो उसकी यील्ड जो है वो बेहतर मिलेगी। नेक्स्ट, ये गॉलमिज रेजिस्टेंट वैरायटी इसलिए हमने कहा कि ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, मध्य प्रदेश, और इसमें करीब 6 बायोटाइप हैं, और जो क्या नाम है बायोटाइप 1 है जो कि आपके छत्तीसगढ़ में है और संबलपुर और जगहों पे है। यहाँ जो महामाया वैरायटी जो डॉक्टर श्रीवास्तव ने डेवलप किया था वो अभी भी ग्रो होती है। और मतलब हमारा ये कहना है कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, यहाँ तक कि एक ही राज्य में, जैसे उड़ीसा में, वेस्टर्न उड़ीसा में दूसरी बायोटाइप है, कोस्टल एरिया में दूसरी बायोटाइप। तो आंध्र प्रदेश में भी जब पहले तेलंगाना था तो कोस्टल एरिया में दूसरी बायोटाइप थी। और तो वैरायटीज जो है लोकल जो एरिया हैं गॉलमिज के लिए, वहाँ के हिसाब से सेलेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट, ये हम कंक्लूड करेंगे क्योंकि ये काफ़ी समय हो गया। इंडिया में सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है पिछले कई सालों से, अभी पिछले साल तो हमने करीब 19.5 मिलियन टन राइस पूरे विश्व में हमने एक्सपोर्ट किया, और पिछले 10 साल से, मतलब 2011 से लेकर के 21 तक
हम लगातार 10 मिलियन टन से ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 7.9 बिलियन यूएस डॉलर जो है उससे ज़्यादा अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो धान एक कैश क्रॉप हो गया है और करीब विश्व के करीब 166 देशों को हम जो है चावल एक्सपोर्ट करते हैं। और ये वैरायटीज लोकेशन स्पेसिफिक हैं, जैसे हमने कहा वहाँ के जो लोकल विश्वविद्यालय हैं, जो लोकल, अब तो हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र हो गया है, करीब 635 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनसे सलाह लेकर के उस राज्यों में जो वैरायटी रिकमेंडेड है उनको ग्रो करना चाहिए। दूसरे राज्य से जब आप लाते हैं तो पहले कम एरिया में करिए, वहाँ की समस्या देखिए क्या है। अब जैसे मान लीजिए वो आप ले आए और वहाँ ब्लास्ट लग गया या गॉलमिज लग गया या और कोई समस्या हो गई, ब्राउन प्लांट हॉपर हो गया, तो उसको कंट्रोल करें और राइस इकोलॉजी के हिसाब से वैरायटी सेलेक्ट करें। हाइब्रिड्स की उपज जो है ज़्यादा होती है और जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ड्राउट प्रोन एरिया है, वहाँ पे वो बेहतर पैदावार देते हैं। हमने देखा है कि झारखंड में करीब 12 टन मतलब 120 क्विंटल तक की उपज मिली है और 30-35 क्विंटल प्रति एकड़। और बोरो सीजन में धान की अच्छी उपज होती है। जो IR8 का सिलेक्शन हुआ था वो ड्राई सीजन में ही हुआ था और उसमें करीब 100 क्विंटल की उपज होती है। तो ये हम कंक्लूड कर रहे हैं कि बहुत सारी वैरायटीज हैं, वैरायटीज का चुनाव आप लोकल कंडीशंस में करें। जब दूसरे राज्यों से वैरायटी लावें तो पहले थोड़ी एरिया में टेस्ट करें और फिर आप जो है उनको लार्ज एरिया में प्रमोट करें। कुछ जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको आप, आम का सीजन है और आप आम भी खाइए। ये इसके साथ हम आप आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार आपका। मैं ये चाहूंगा कि हमारी एडमिन टीम से जो भी चैट बॉक्स में सवाल, आवाज तेज करिए जी, मैं ये चाहूंगा कि एडमिन टीम से कोई भी सदस्य चैट बॉक्स से सवाल ले सकें जो आज के लेक्चर से संबंधित धान की किस्मों के बारे में हो। और आप सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं हैंड रेज करते हुए, जिसमें आप आपके परिचय को देते हुए धान की किस्मों का सिलेक्शन आपके लिए क्या उचित होना चाहिए, ये सवाल आप रख सकते हैं। आप सभी का स्वागत है सवाल जवाब के इस दौर में। आपकी जो भी धान की किस्मों से संबंधित समस्या है उससे आप डायरेक्ट जो है सर से पूछ सकते हैं। जी, बालेंदु सिंह जी, आपका सवाल पूछिए। बालेंदु जी भैया, बालेंदु सिंह जी, आप बोर्ड मेंबर हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में और आप उज्जैन के एक बहुत प्रगतिशील किसान हैं। जी बालेंदु जी। सर नमस्ते, मैं अश्विनी सिंह चौहान नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं है आ रही। तो सर नमस्ते सर, मैं अश्विनी सिंह चौहान। हाँ, सर मैं अश्विनी सिंह चौहान किसान बोल रहा हूँ और जवाहरलाल आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, तो आप से अनुरोध है कि आप चैट बॉक्स में आपके सवाल को लिखें। हेलो सर, पंकज कुमार पांडे बोल रहे हैं। हाँ, आपकी आवाज अच्छी आ रही है। आप कहाँ से बोलते हैं? आपका परिचय पंकज कुमार पांडे जी सर, पंकज कुमार पांडे कुशीनगर जिले के रामकोला के ब्लॉक के देवरिया बाबू गांव से है। हाँ बताइए। जी सर, हमारे खेत में हल्की फुल्की पानी लगती है, तो संकर वैरायटी बोना अच्छी रहेगी कि वही जो सरजुबान बोलते हैं वही बोए? संकर वैरायटी में ये है कि सरकार नहीं लेती है जी, क्या नाम है खरीद में जो है जी, और जो मिलर्स हैं वो भी 1000 रुपए से ज्यादा नहीं देते हैं। तो मार्केट आप एश्योर कर लें जी, क्योंकि उपज तो अच्छी होती है, लेकिन उसको जब आप मार्केट में बेचने जाते हैं, खाने में भी जो पुराने हाइब्रिड हैं वो तो अच्छे नहीं हैं। अभी नए कुछ हाइब्रिड आ रहे हैं जो कि संभाग्रेन टाइप के हैं, खाने में अच्छे हैं वो। तो मार्केट में थोड़ा रेट कम मिलता है। यदि आपके लोकल जो लीडर्स हैं, वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसको भी लोग लें, लेकिन जनरली क्या होता है कि
जो सरकारी खरीद है उसमें वो लेते नहीं है जी और मोटा धान लेते हैं वो। तो ये समस्या उसमें आती है। और जो लोकल ट्रेडर्स हैं वो 1000 रुपया 1200 रुपये से ज़्यादा नहीं देते हैं। जी तो इसमें मतलब किसान को उतना फायदा नहीं होता है। तो ये आप अवश्य देखें कि यदि आप अपने खाने के लिए कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जी लेकिन यदि आप बेचने के लिए पैदा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी सावधानी हो, क्योंकि वो लेवी पे नहीं लेती है सरकार। जी उससे बढ़िया है कि स्वर्णा लगाएं आप, और संकर धान लगा सकते हैं, लेकिन बेचने की समस्या है उसमें। संकर धान में जो संभा टाइप की है जो खाने में अच्छी है, उसकी वैरायटी कौन सी है सर? उसको अभी हमने उसमें टेस्ट किया है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है फास्ट स्मट की है। अच्छा सर। फास्ट स्मट इतना ज्यादा लगता है, पिछली बार हमने कुछ किसानों को दिया था, और क्या है कि जब वो गाभा में होता है, मतलब कि समझ रहे हैं जी जी उस समय यदि आप स्प्रेइंग कर देते हैं प्रोपिकोनाजोल का, टिल्ट का, और वो भी अब तो उसमें कम से कम 3 ml पर लीटर डालें। जी पहले 1 ml की रिकमेंडेशन थी। हम अपने फार्म में खुद करते हैं। तो जब मैं गोरखपुर में आया दवा खरीदने के लिए, तो उन्होंने कहा साहब अब 1 ml पर लीटर में जो हम लोग पहले करते थे उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, कम से कम आप 2.5 या 3 ml पर लीटर डालिए, तब कंट्रोल होगा। तो उसमें एक समस्या ये बहुत बड़ी है, ये किसान को हमने दिया था वो बीज जो है, और आधे से कम उपज हुई। तो टिल्ट का प्रयोग करें और फास्ट स्मट को कंट्रोल करें, तब तो आपको अच्छी yield मिलेगी। नहीं तो आप समय से नहीं करेंगे, कम से कम 2 स्प्रे उसका चाहिए। एक जो गाभा की स्टेज है और उसके एक 15 दिन बाद। गाभा में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही वो फ्लावरिंग ओपन करता है और उसमें पूरा जैसे हवा में, जैसे आजकल तो कोरोना जो है 10 मीटर तक फैल रहा है, वैसे ही उसका जो स्पोर्स है वो पूरे हवा में तैरता रहता है, और जैसे ही ओपन करता है उसमें गिर जाता है। यहाँ तक कि घास के ऊपर भी रहता है, और उससे जो है आकर के पैनकिल में लग जाता है। तो उस समय तक टिल्ट यदि आप प्रयोग कर दें प्रोपिकोनाजोल, तो आपका फास्ट स्मट कंट्रोल हो जाएगा और आपको अच्छी उपज मिलेगी। जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद सर। आप पंकज पांडे बीआरडीपीजी कॉलेज से हम बीएससी किए हुए थे, बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर। मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ। हेलो सर, एक क्वेश्चन था। हाँ, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बीडी अर्जरिया बोल रहा हूँ सर। हमारे यहाँ पर क्रांति धान बहुत अच्छी होती रही, क्योंकि उसमें अब बहुत पेस्ट आने लगा है, इंसेक्ट आने लगा है, तो उसमें प्रोडक्शन घट रहा है सर। वो मेनली वो धान क्रांति पोहा और मुरमुरा के पर्पज से लगती रही, और मार्केट वैल्यू प्राइवेट मार्केट में बहुत अच्छी थी। उसके जगह पे जो महामाया रिलीज हुई है, महामाया भी लग चुकी, उसमें भी काफी रोग आने लगे हैं। तो क्रांति और महामाया के अलावा कोई नई धान है जिससे मुरमुरा और पोहा इरिगेटेड कंडीशन में लगाने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी? और उसमें देखना पड़ेगा कि जो है वहाँ ब्रीडर है, उनसे देखना पड़ेगा कि कौन सी वैरायटी आप जो कर रहे हैं। और यदि कोई नई वैरायटी नहीं है तो पुरानी जो वैरायटीज है उसको आप जो भी कंट्रोल मेजर्स है तो वो तो कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन 30 साल पुरानी वैरायटी हो गई, तो सोचा किसानों के लिए कुछ चेंज हो, तो मैंने जानकारी के लिए चाहा कि अगर आप वहाँ जो सरावगी साहब ब्रीडर हैं, क्या नाम है, रायपुर में, उनसे आप कांटेक्ट कर लें, और वो तो बताएंगे कि उसको रिप्लेसमेंट के लिए कौन सी वैरायटी आई है। हम भी पता करेंगे, लेकिन अभी तक वो जो महामाया थी वो काफी अच्छी वैरायटी थी। महामाया क्रांति सर बहुत अच्छी थी, लेकिन अब उनकी डिजीज और पेस्ट के कारण काफी रेजिस्टेंट डेवलप हो गया है, और पेस्टिसाइड डालने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है। नहीं, ठीक है, अब नई वैरायटीज आ गई हैं, उसमें देखना पड़ेगा कि पोहा के लिए कौन सी वैरायटी अच्छी है। आदरणीय सर सत्यपाल सिंह फ्रॉम छत्तीसगढ़। जी सर। आप पूछिए, प्रश्न पूछिए। हाँ सर। एक सुझाव था सर, मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से बात कर रहा हूँ सर। महामाया का रिप्लेसमेंट सर, एक नई वैरायटी आई है विक्रम टीसीआर के नाम से सर। यह सर पोहा के लिए बहुत ही उपयुक्त है सर। जो ठीक है, वो जो किसान पूछ रहे थे उनको बता दीजिए। विक्रम क्या नाम है पूरा? विक्रम टीसीआर।
हाँ? विक्रम TCR सर, ये सफरी 17 यील्ड कितनी है? यील्ड कितनी है? इसकी यील्ड सर है 25 से 30 क्विंटल पर एकड़ है सर। और ड्यूरेशन ड्यूरेशन सर इसका है 120 से 130 डेज। आप वहां से संपर्क करके विक्रम धान उगाएं और टेस्ट करें उसको। विक्रम पीछा, थैंक यू। आप अपना चैट बॉक्स में फोन नंबर डाल दें तो मैं आपसे संपर्क कर लूंगा, जो छत्तीसगढ़ से बोल रहे थे। जी हाँ, अजरिया सर डॉक्टर पयासी बोल रहा हूँ। जी सर, हाँ सुन रहे हैं। हाँ, अजरिया सर डॉक्टर पयासी बोल रहा हूँ। उपलब्ध उसका ब्रीडर सीड अपन उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे कि उपलब्ध हो जाए। सत्यपाल जी वही वैज्ञानिक हैं, हाँ तो जी उपलब्ध हो जाएगा सर। जी। कुमार विवेक शाही जी, आपका हैंड रेज है, आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। कुमार विवेक शाही जी। सौरभ दुबे जी, सौरभ शंकर दुबे जी नरसिंहपुर से, आपका सवाल पूछिए भैया। सिंह साहब धन्यवाद सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। मेरा सवाल था सर, मेनली आपने जो एरोमेटिक में DSR का मेथड बताया है, तो सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश के लिए कौन सी वैरायटी आप रिकमेंड करते हैं DSR के लिए, एक वो जो यील्ड में भी बेहतर हो? देखिए वहां पर रायपुर में उन्होंने किया है एक, मध्य प्रदेश, जी हाँ, जी। रायपुर में जो अनुसंधान हुआ उसमें एक इंदिरा एरोबिक 1 सेलेक्ट किया उन्होंने जी। उसकी क्वालिटी तो हमको नहीं पता है, लेकिन एरोबिक राइस के लिए उन्होंने एक वैरायटी सेलेक्ट किया है। और सर मध्य DSR में प्रदेश कितना रिकमेंड करते हैं सर DSR में सीड रेट, बीज का दर? वही 10 किलो प्रति एकड़ जो है। ऐसा अच्छा, है कि इसमें 2 सीड रेट हम करते हैं जी। जैसे अभी वर्षा हो गई है जी, तो अभी क्या है कि रोहिणी नक्षत्र है, करीब 5-6 जून तक चलेगा। तो इसमें जो वर्षा होती है, खेत में नमी होती है, इसके बाद जो है वो मृग नक्षत्र आता है जिसमें ड्राउट होता है, तो सूखा जो पड़ता है फिर वो आपके करीब 20-22 जून के करीब जो नॉर्मल मानसून आता है। तो इसमें क्या होता है कि जब मृग नक्षत्र में है, सूखा पड़ने के नाते एक तो पपड़ी जम जाती है और थोड़ा सीड मर भी जाता है। तो इसके लिए कम से कम हम लोग 12 किलो प्रति एकड़ रिकमेंड करते हैं यदि आप रोहिणी नक्षत्र में बुआई कर रहे हैं। यदि आप 10 या 12 जून के बाद कर रहे हैं तो 10 किलो प्रति एकड़ जो है सफिशिएंट है उसके लिए, और हाइब्रिड कर रहे हैं तो 8 किलो। थैंक यू जी। यदि आप सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी कर रहे हैं तो 10 जून के बाद, और इसको बारिश शुरू होने से पहले बुआई कर दीजिए, मतलब कि 15 जून के करीब आपके 20 जून के करीब जो है उससे पहले इसकी बुआई होनी चाहिए, 10 से लेकर के 15 जून में। क्योंकि यदि आप देर करेंगे तो जब बारिश शुरू हो जाएगी तो आप सीधी बुआई नहीं कर पाएंगे, खेत में पानी हो जाएगा और आप बुआई नहीं कर पाएंगे। तो इसकी बुआई जो है या तो अभी कर लीजिए जैसे बारिश हुई है, तो इस समय जो रेट है वो 12 किलो प्रति एकड़ है, और 10 जून के बाद 20 जून तक जो है आप 10 किलो प्रति एकड़ करें। 2 किलो हम एक्स्ट्रा करते हैं, और थोड़ा सा हम लोग जो है जो मतलब अभी जब बुआई करेंगे, क्योंकि मेरा सारा अनुसंधान और पूरा खेत जो है सब एरोबिक राइस से करते हैं, करीब 250 ग्राम बीज जो है एक कोने में हम थोड़ा सा उसको बखेर देते हैं, जिससे कि यदि कहीं पर गैप होता है तो उसको उखाड़ करके फिर हम गैप फिलिंग कर देते हैं 20 से 25 दिन के बाद। तो करीब 12 किलो बीज जो है अभी लगाने, और 10 जून के बाद जो है 10 किलो बीज पर्याप्त है, और जब संकर धान लगाएंगे तो 8 किलो बीज चाहिए उसके लिए। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सर। रोहित चौधरी जी, आपका माइक ऑन कीजिए, आपका हैंड रेज था। रोहित चौधरी जी। सर मैं यूपी बदायूं से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर तो मैं 120 डेज की ड्यूरेशन का धान मोटे में जानना चाहता हूँ, कौन सा बेस्ट रहेगा जिसमें बीमारियों का प्रकोप। देखिए उत्तर प्रदेश में डॉक्टर मौर्य ने एक वैरायटी डेवलप किया था सरजू 52, और सरजू 52 बहुत अच्छी वैरायटी है, ड्राउट टॉलरेंट है। हमने देखा कि 45 दिनों के बाद जब वर्षा हुई तो उसमें पैनिकिन निकल गया और बड़ी अच्छी क्रॉप थी। तो वो ऐसे तो 135-130 दिन की वैरायटी है, 10 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि
जब हम वैरायटी किसी क्रॉपिंग सिस्टम के तहत तय करते हैं, जैसे धान के बाद यदि आपको आलू लगाना है तो उसके लिए आपको 120 दिन वाली वैरायटी चाहिए। जब धान के बाद आपको गेहूं लगाना है तो आप 135 दिन का भी लगा सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्रॉपिंग सिस्टम के हिसाब से आप वैरायटी सेलेक्ट करें। क्या कर रहे हैं? कहाँ से पाएगी? देखिए अवेलेबिलिटी, देखिए ऐसा है कि गोरखपुर में तो काफी अवेलेबल है और मतलब 30 रुपया किलो ये सारे जो डीलर्स हैं वो रखे हुए हैं। मैं और जगह का तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन गोरखपुर में इसका सीड अवेलेबल है। यदि आप कहेंगे तो हम लोग जो है ज्यादा सीड होगा तो हम लोग कोरियर, मतलब जो ये कोरियर है, TCI है या और भी बहुत सारे जो, उससे हम लोग भिजवा सकते हैं। आपसे कांटेक्ट करने का माध्यम क्या रहेगा? हमारा मोबाइल नंबर है, आप लिख लीजिए। आप मोबाइल नंबर है, ईमेल भी है, 8953। आप फोन से आप हमारा नंबर ले सकते हैं और हम चैट बॉक्स में भी ले सकते हैं। जी सर, हम चैट बॉक्स में लिखते हैं इसे। 895376। जी, मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ इसे। श्याम कुमार जी, आपका हैंड रेज है, आप आपके सवाल को रखिए। श्याम कुमार जी, माइक ऑन कीजिए और आपके सवाल को रखिए। नमस्कार सर। सर मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ। हमारे एक मित्र हैं मुजफ्फरपुर में, मेरे साल था वहाँ उनके यहाँ। जी सर, मैं वही पूसा यूनिवर्सिटी के पास ही हूँ। जी सर, मैं पूसा यूनिवर्सिटी के पास से ही हूँ। मेरे एक मित्र हैं मुजफ्फरपुर से, उनके यहाँ जुलाई में बाढ़ आ जाती है बूढ़ी गंडक का, और अगस्त से सितंबर में निकलती है, खेत खाली होता है और खेत में लगभग 8 फीट लगभग पानी रहती है, 5 से 10 फीट तक के बीच में। देखिए 15 दिन तक, वही मैं बता रहा हूँ कि 15 दिन तक हमने देखा है कि जो संभा सबोन वैरायटी है, मधुबनी जिले में कुछ किसान हैं और सीतामढ़ी में वो इस वैरायटी को ट्राई किए हैं। एक हमारे वहाँ पे क्या नाम है, मधुबनी में झा जी हैं, वो 15 दिन तक डूबा था, 1 बार 2 बार 3 बार उसमें सरवाइव किया वो, और सीतामढ़ी में भी ये सरवाइव किया है। तो आप 15 दिन से जब ज़्यादा डूब जाता है तो नहीं सरवाइव करता है, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ कि वो 25 दिन डूबा रहा तो उसमें नहीं सरवाइव किया। लेकिन 15 दिन तक, 1 बार हो 2 बार हो 3 बार हो, यदि वो सबमर्जेंस होता है और पानी निकल जाता है तो इसमें सरवाइव करेगा। संभा सबोन हम इसीलिए उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, और इसका आपने देखा होगा कि हम करीब 150 क्विंटल इसका बीज तैयार करते हैं। तो समस्तीपुर तो नजदीक है, आप हमारे यहाँ से महीने बताइए। 45 दिन कम से कम रहती है पानी? नहीं, पानी देखिए 2 चीज है। नहीं, आप समझ लीजिए, पानी में डूब जाना, जैसे उसके ऊपर 3 फीट 4 फीट पानी हो और पानी निकल जाए, तो जब पानी निकल जाता है तो पत्तियां जो है फोटोसिंथेसिस करती हैं, अपना खाना बना करके वहाँ जो नोड, इंटरनोड है, जो लीफ बेस है, उसमें बना के रख लेती हैं। फिर वो डूबेगा तो फिर सरवाइव करेंगी। लेकिन यदि वो डीप वाटर राइस है, जैसे मैं कुशेश्वर स्थान में या दरभंगा जिले में जो काम किया था, तो वो दूसरी वैरायटी है जो कि डीप वाटर टाइप है। वो 24 घंटे में 24 सेंटीमीटर बढ़ती है, 24 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, और वो पानी के ऊपर निकल जाती हैं, उनमें एलॉन्गेशन का जीन होता है, तो वो दूसरी वैरायटी है। लेकिन यदि वो पानी निकल जाता है 15 दिन के अंदर या 15 दिन तक, जो जैसा हमने एक फोटो दिखाया था, तो वो वैरायटी सरवाइव करेगी। फिर पानी आएगा, फिर सरवाइव करेगी। लेकिन वो पानी हाँ बोलिए। जी सर, वहाँ पानी निकल नहीं पाती है, तो वो उनके लिए कौन सी वैरायटी रहेगी जो आप भी नाम बता रहे हैं? देखिए ऐसा था कि जब मैं बिहार में था तो वहां से हम लोगों ने एक सिलेक्शन किया था, TCA 177। अब पता नहीं, वो नितेंद्र कुमार हमारे विद्यार्थी हैं, NK सिंह। अब वो उस वैरायटीज की डिमांड उतनी नहीं है, लेकिन जो भी वैरायटी कुशेश्वर स्थान में ग्रो होती है, वहां से आप बीज लेके आएंगे तो वो सारी वैरायटी जो है
उसको हम लोग वेरी डीप वाटर वेराइटी कहते हैं, उनमें एलोंगेशन बहुत ज़्यादा होता है और वो वेराइटी सर्वाइव करेंगी। तो जो उसमें लैंड रेसेज हैं, जो लोकल वेराइटी जिनको हम लोग देसरिया कहते हैं, वो उसमें सर्वाइव करेगी। जैसे आपका चौर होता है, चौरी होती है, तो चौर में तो 1 मीटर तक पानी होता है या चौरी में 50 सेंटीमीटर होता है, लेकिन उससे जब नीचे जाएंगे तो उसके लिए आपको डीप वाटर वेराइटी चाहिए जो कि ज्यादा बढ़ती हैं। और पता नहीं है, मतलब जब हम थे तब तो वहाँ तो बीज बनाते थे हम लोग, नहीं तो फिर वो आपको कुशेश्वर स्थान से, दरभंगा से, वो किसानों के पास बीज है, यदि उनको आप लगाएंगे तो वो सर्वाइव करेगा। वो मतलब हम लोगों ने उसका मैक्सिमम एलोंगेशन। शरद वर्मा जी सर, आपका सवाल पूछिए, आपका हैंड रेज है। शरद वर्मा जी, अन्य आप में से जिनका भी हैंड रेज है वो सवाल पूछिए, आपका परिचय देते हुए। हेलो हेलो, मैं विवेक बात कर रहा हूँ सर, जम्मू से। सर आज का बहुत अनुभव धान के विषय में काफी अनुभव वाला। हेलो, हाँ बोलिए आप। हाँ सर, मैं चाहता हूँ कि धान में कोई इंटरक्रॉप कर सकते हैं क्या सर? देखिए ऐसा है, जो डीप वाटर राइस है उत्तरी बिहार में, उसमें तो मूंग और क्या नाम है वो तिल है, और यहाँ तक कि फॉडर सारगम लगाते हैं। अच्छा, आप किस चीज की इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं? सर मैं चाह रहा था कि मूंग। नहीं देखिए, मूंग की करूं सर इसमें। वो तो डीप वाटर राइस में होता है सर, जो कि फरवरी मार्च बोलते हैं, उसमें बारिश में चाहिए सर मेरे को, बारिश का उसमें तो सर क्या कर रहे हैं? ऐसा है कि मूंग जैसे ही पानी गिरेगा तो मूंग जो है गल जाएगा सर। तो आप धान के साथ जो है, अच्छा सर, बरसात के मौसम में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको डीप कोई लॉन्ग ड्यूरेशन वाली हो सर, कोई लॉन्ग ड्यूरेशन वाली ऐसी कोई क्रॉप, मूंग है, उड़द है, ऐसा नहीं? देखिए, जब वर्षा पानी में तो दूसरी कोई पल्स क्रॉप सर्वाइव नहीं करेगी। उसके बंड पे, मतलब उसकी जो जैसे उड़ीसा वगैरह में है, तो जो उसका जो बंड होता है वो चौड़ा होता है, उसके ऊपर वो अरहर की फसल लेते हैं, उड़द लेते हैं, मूंग लेते हैं। लेकिन उसके साथ नहीं ले सकते आप, क्योंकि पानी में ये दलहनी फसलें नहीं होती हैं। आप मेड़ पे उसको लगा करके हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जी सर, जैसे मधुबनी जिले में वो हमारे हल्दी और अरबी लेते हैं सर यहाँ पे। थैंक यू सर। आप जो बंड है, जो मेड़ है, उस पे आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं जब नाइजीरिया में था तो वहां पे जो नॉर्थ कदूना कानो में होता है, तो वो क्या करते हैं कि रिज और फरो बनाते हैं वो। तो जो फरो है उसमें धान लगाते हैं, और रिज पे वो सारगम है, काउपी है, यहाँ तक कि पर्ल मिलेट, बाजरा है, बहुत सारी क्रॉप लगाते हैं, मक्का लगाते हैं। तो यदि आप रिज, और अभी एक नई टेक्नोलॉजी चल रही है कि रिज और फरो में आप प्लांटिंग करेंगे, तो फरो में आप धान लगाएंगे और रिज पे जो है आप और कोई क्रॉप ले सकते हैं, मक्का है, चाहे क्या नाम है, उड़द है, मूंग है, काउपी है, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जो अभी लोग कर रहे हैं, सीसा के लोग जो है, ये रिज पे धान की प्लांटिंग करते हैं। लेकिन मैंने अफ्रीका में देखा था कि वो फरो में धान लगाएंगे और रिज पे जो है अपलैंड क्रॉप लेते हैं। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। जी धन्यवाद सर। शिव सर, मैं आग्रह करता हूं आप चैट बॉक्स से अब सवाल ले सकें। माइक सभी श्रोताओं के जो है बंद किए जा रहे हैं, आप चैट बॉक्स में आपके सवाल लिख सकते हैं। जी जी शुभम जी। शुभम जी, कुमार विवेक जी शाही जी पूछ रहे हैं कि काला नमक हाई सेंटेड वैरायटी है, तो इसके बारे में मतलब ये कैसे औरों से डिफरेंट है और इसकी यील्ड क्या होगी सर? देखिए ऐसा है कि काला नमक एक तो ट्रेडिशनल टाइप है, जो कि उसमें से एक सिलेक्शन किया हुआ है KN3 जो है, और अभी हम लोग बौने काला नमक पर काम कर रहे हैं, जिसकी की हाइट कम है, मतलब कि करीब 100-110 सेंटीमीटर है, और इसकी उपज जो है, ट्रेडिशनल जो काला नमक है उसकी उपज करीब 8 से 10 क्विंटल, 10 क्विंटल तो मैक्सिमम है,
लेकिन ऑन एन एवरेज करीब 8 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज होती है, और इसकी उपज जो है 15 से 16 क्विंटल प्रति एकड़ तक है बौने काले नमक की। और इसमें खुशबू है। अभी इस साल हम क्या नाम है सिद्धार्थनगर जिले में और भी हम लोग बीज दे रहे हैं और इसको प्रमोट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास कई सारे कल्चर हैं जो कि IRI दिल्ली से डेवलप हुआ है, और इसको हम लोग धीरे धीरे प्रमोट कर रहे हैं किसानों के। क्योंकि ये GI इसको मिला हुआ है, तो देश के अन्य भाग में अपने खाने के लिए आप लगा सकते हैं, इसको आप सेल नहीं करेंगे। और इसके लिए मतलब कि जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, क्योंकि ये 2600 सालों से मतलब भगवान बुद्ध के टाइम से उगाया जा रहा है, तो इसलिए इस क्षेत्र को जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है। यहीं से आप उगा करके बेच सकते हैं, लेकिन अपने खाने के लिए आप कहीं भी उगा सकते हैं। जी पंकज जी, आपका सवाल है कुछ? हाँ सर प्रणाम। पंकज पटेल बोल रहा हूँ सर, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर मेरा प्रश्न यही था सर, बोना काला नमक के ऊपर था। सर मैं निमाड़ से हूँ सर, हमारे यहाँ टेम्परेचर सर 35 to 38 डिग्री रहता है सितंबर से लेकर के नवंबर दिसंबर तक। तो सर क्या मैं सेंटेड वेराइटीज यहाँ के लिए चुन सकता हूँ लगाने के लिए? जैसा देखिए ऐसा है कि नहीं, प्रश्न आपका समझ गए हम। जो सेंट है एरोमेटिक एरोमा जो है, इसमें बहुत सारे वोलाटाइल फैटी एसिड, और जब कूलर टेम्परेचर है उसमें इसका जो डेवलपमेंट है अच्छा होता है। वहां पे हो सकता है कि सेंट उतना बढ़िया नहीं हो, लेकिन जैसे चावल की खाने की क्वालिटी होती है, जैसे कि आप जब चावल पकाते हैं तो वो अलग अलग हो जाता है और थोड़ी बहुत खुशबू हो सकती है, लेकिन जो एरोमा का डेवलपमेंट है वो थोड़ा कूलर टेम्परेचर, जैसे सिद्धार्थनगर थोड़ा ऊंचाई पे है, उसमें अक्टूबर में ठंडक शुरू हो जाती है, या देहरादून है, तो ऐसी जगहों पे जहाँ पर कि अक्टूबर में ठंडक शुरू हो जाती है, वहाँ पे जो एरोमा का डेवलपमेंट वो बढ़िया होता है। बाकी जगहों पे वो वोलाटाइल फैटी एसिड तो उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी रहेगा थोड़ा बहुत, और खाने में उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरोमा नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। आप जैसे संभा का चावल खाते हैं, संभा मसूरी का, उसमें खुशबू तो नहीं होती है, लेकिन पकाने पे बहुत बढ़िया चावल होता है, अलग अलग हो जाता है और खाने में टेस्टी भी रहता है, तो ऐसी बात नहीं है। और अभी हमने देखा है कि एक बिहार की वैरायटी है राजेंद्र कस्तूरी, वो संभा का तरह का उसका चावल है और उसमें खुशबू है, तो हमने उसको लगाया था और बहुत सारे किसान ले गए हमसे, और कोशिश हम कर रहे हैं कि ये वैरायटी उत्तर प्रदेश में रिलीज नहीं है। और अभी हम जितने भी हमारे 10 जो डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च हैं डिफरेंट जोन में, उनको हम 2-2 किलो बीज कल भेज रहे हैं, और इसको चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से भी इसको रिलीज किया जाए। और ये भी एक नई बड़ी अच्छी वैरायटी है राजेंद्र कस्तूरी, पटना से विकसित की गई थी। डॉक्टर RN शर्मा हम लोगों के विद्यार्थी थे पंतनगर में, उन्होंने ये वैरायटी डेवलप किया। सर क्या इसको निमाड़ में लगाया जा सकता है, ये 2-3 वैरायटीज जो आपने बताई अभी? हाँ, देखिए ऐसा है कि कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश में बासमती लोग लगाते हैं, लेकिन जो वहाँ मिल है वो दिल्ली के नाम से बेचते हैं, जबकि उसका GI जो है अभी कोर्ट में केस चल रहा है। तो आप अपने खाने के लिए तो कहीं भी लगा सकते हैं। जी सर। जब मार्केटिंग की बात आती है तो उसमें GI की समस्या आती है। जी सर। लेकिन वो जो भोपाल में मिल है वो दिल्ली के नाम से बेचते हैं, क्या करिएगा। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर गुजरात से, हेलो शुभम। हाँ बोलिए। गुजरात से एक किसान का सवाल है कि बासमती की कौन सी वैरायटी जो है गुजरात में सही रहेगी? देखिए ऐसा है कि गुजरात के लिए अनुशंसित तो नहीं है, लेकिन लगाने में जैसे जल्दी में पूसा 1509 है, वो आप लगा सकते हैं। 1121 जो है वो तो काफ़ी एरिया में ग्रो होती है, तो आप दिल्ली से वैरायटी लेकर के ट्राई कर सकते हैं। और 15, हालांकि इसमें ये टूटता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके लिए रबर शेलर चाहिए। तो यदि वहाँ पर मिलिंग मशीन ठीक है तो आप या पार बॉइल्ड राइस करेंगे तो वो ब्रेकेज कम हो जाएगा। तो 1509 लगाइए, 1509 काफ़ी हरियाणा में लग रहा है,
और इसका बीज भी काफी उपलब्ध है। वैसे पूसा बासमती 1 जो है उसका जो दाना है वो 11-21 से या पूसा बासमती 1509 से छोटा है, उसमें ब्रेकेज कम होता है और वो भी करीब 20-25 क्विंटल प्रति एकड़ तक उपज देता है। जी सर, इसी से जुड़ा हुआ सर सुखविंदर जी हैं फतेहाबाद हरियाणा से। वो कह रहे हैं कि उनको बासमती धान का जो ये PB1 है इसकी वैरायटी नहीं मिल पा रही है। तो देखिए PB1 थोड़ी पुरानी वैरायटी हो गई है और हमारे पास थोड़ा सा बीज है, यदि आप कहेंगे तो हम सीड प्रोड्यूस करके आपको दे सकते हैं। हालांकि दिल्ली से आपको दिल्ली में मिल जाना चाहिए PB1 का भी, और करनाल में जो इनका सीड फार्म है IRI का, वहाँ भी बीज मिल जाना चाहिए। जी सर, यहाँ BEDF है और मेरठ में भी है सर, यहाँ भी बासमती के कुछ वैरायटी हाँ, वहाँ भी जो है जो जी सर क्या नाम है, शर्मा जी हैं वहाँ पे, हाँ रितेश शर्मा। हाँ वहाँ भी मिल जाएगा आपको PB1। नेक्स्ट सवाल है सर आशुतोष जायसवाल जी अयोध्या से। ये पूछ रहे हैं कि धान की अच्छी पैदावार के लिए किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। ये ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं, तो ये ऑर्गेनिक धान भी लगाते हैं, तो ऐसी किन बातों का ध्यान रखें कि जिससे कि पैदावार सही निकले। और उसमें देखिए ऑर्गेनिक खेती में तो आप जो NPK खाद वगैरह नहीं यूज करते हैं, तो उसमें जैसे ढैंचा का प्रयोग करिए, और उसमें हम जो है नीम की खली और सरसों की खली डालते हैं, तो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो हम इससे मीट करते हैं। और आप उसमें ढैंचा लगावें तो ढैंचा से काफ़ी जो है आपको न्यूट्रिएंट मिलेगा। आपके पास ब्लू एल्गी है, अजोला है, और उसको भी लगा सकते हैं आप। तो ये सब बहुत सारे जो फर्टिलाइजर हैं जो कि इनऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है वो आप उसमें डाल सकते हैं। लेकिन आप ढैंचा करेंगे तो उससे काफ़ी जो है आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा। और उसके बाद आप अजोला डालें उसमें, और सरसों की खली या कोई भी खली वहाँ मिलती हो। हम तो नीम की खली डालते हैं अपने खेत में। नीम हालांकि थोड़ा महंगा मिलता है, 28 से 29 रुपया किलो है, लेकिन उससे हमारा जो है इंसेक्टिसाइडल कंट्रोल भी हो जाता है, इंसेक्ट कम लगता है। तो नीम का तेल है उसको यूज करिए। तो खली के प्रयोग से जो है, अब आपके यहाँ कोई जो भी खली हो, जैसे कहीं ग्राउंडनट खली है या सोयाबीन की खली है या सरसों की खली है, तो इनमें 6% करीब नाइट्रोजन होता है, PK होता है। हमारे यहाँ तो सरसों की खली है करीब पिछले साल तक 22 रुपये किलो था, इस साल शायद बढ़ गया है। तो उसको खली को डालते हैं हम 25 किलो, 50 किलो, 100 किलो, जैसे जैसे उसकी डिफिशियंसी होती है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसका हम प्रयोग करते हैं। जी सर। और नेक्स्ट सवाल है सर डॉक्टर अखिलेश कुमार जी हैं जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय रीवा से, MP से। ये पूछ रहे हैं सर 8.5 से 9.5 pH यानी हाई pH में कौन सी प्रजाति उत्तम रहेगी। देखिए हमारा जो करनाल का अनुसंधान केंद्र है वो इस पे काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी, लखनऊ में काम कर रहे हैं लोग। तो ये कई सारी वैरायटीज उन्होंने डेवलप किया हुआ है, उनसे आप कांटेक्ट करें, क्योंकि जो हमारी सोडिसिटी है उसमें यदि आप ढैंचा वगैरह उगाएंगे तो उसका जो सोडिसिटी है वो कम हो जाएगा। लेकिन धान की यदि उसमें पानी लगा रहता है तो उनके साथ बहुत सारी वैरायटी हम वहाँ से मंगा करके आप करनाल से जो है, जो उनका सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक सर। नेक्स्ट है सर हरिशंकर जी हैं। ये पूछ रहे हैं कि पूसा बासमती 1 जो है पैदावार इनकी 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर हुआ है, तो क्या ये और भी बढ़ाया जा सकता है। नहीं, पर हेक्टेयर या पर एकड़ क्या कर रहे हैं? पर हेक्टेयर लिखा है सर इन्होंने। 35 क्विंटल तो कम है, तो 20 क्विंटल 25 क्विंटल पर एकड़ होता है, हो जाता है। सही, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो अब कैसे कर रहे हैं, तो उपज इनकी काफी कम है, मतलब 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। 20 क्विंटल प्रति एकड़ होता है इसका, क्योंकि हमने तो वहाँ देखा हुआ है, क्या नाम, हरियाणा में जा करके, तो बड़ी अच्छी फसल होती है। तो मतलब 20 क्विंटल से कम नहीं होना चाहिए प्रति एकड़ जो है। तो कुछ कमी है, न्यूट्रिएंट वगैरह आप नहीं डाल रहे हैं, या खेत में आप ढैंचा का प्रयोग करिए, थोड़ा सॉइल इम्प्रूव करिए,
हो सकता है आपकी सॉइल जो है सोडिक सॉइल हो या सेलाइन सॉइल हो, इसके नाते भी उपज कम आ रही हो, तो उसको थोड़ा सा मिट्टी को थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत है। जी सर। सर बलरामपुर से हैं श्री सुनील त्रिवेदी जी, ये पूछ रहे हैं कि बासमती CSR 30 लगाते हैं और उसमें ब्रोकन की प्रॉब्लम आती है सर, काफी टूटता है। देखिए जितने भी बासमती हैं सब में प्रॉब्लम है। मैंने खुद ही जो लगाया था उसा 1509, क्योंकि कुछ किसानों ने मांगा था, वो 50% मतलब टूट जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हम लोगों के गांव में जो या घर पे जो मिल आती है वो रबर शेलर नहीं है, तो इसके लिए अलग से मिल होती है, उसमें ब्रेकेज जो है वो कम होता है। इसमें यह है कि हमने एक और इसमें प्रयोग किया था कि जो ब्रोकन राइस है उसको धो करके सुखा करके हमने उसको आटा बनाया था और उसकी रोटी बहुत बढ़िया बनती है। हमारे पास अभी फोटोग्राफ है, हमने अपनी सिस्टर को दिया था और उसमें उन्होंने उसको धो करके जो ब्रोकन राइस था आटे की तरह जो किया था और उसका जो पूड़ी बनाया था वो बहुत बढ़िया पूड़ी हुई। तो जरूरी नहीं है कि आप चावल ही खाएं। ये जो चाइना में जो हमारा अभी चावल जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इसको ये नूडल्स बना के खाते हैं, ऐसा वो स्टिकी राइस खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ से जो इंडिका राइस एक्सपोर्ट हो रहा है चाइना को, अभी तो 1 लाख टन हुआ है बस, तो उसको वो ब्रोकन राइस ले गए हैं और ब्रोकन राइस को वो नूडल्स बनाते हैं और सब मिक्स करके और नूडल्स खाते हैं। तो इसकी आप जो ब्रोकन राइस है उसको आप धो करके सुखा करके पिसवा करके आप पूड़ी बनावे और बहुत बढ़िया पूड़ी होती है। जी सर। मैंने डॉक्टर AK सिंह को भेजा था, पूड़ी का फोटोग्राफ मेरे पास अभी भी है और हमने खुद इस पर रिसर्च किया था और पूड़ी बना के खाएं, बहुत अच्छी होगी। जरूरी नहीं कि आप चावल ही बना के खाएं। जी सर। विवेक शाही जी हैं सर बिहार से, लेकिन ये जम्मू में काम कर रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि बासमती 370 लगाते हैं बिहार में, क्या ये जम्मू में सूटेबल है सर? देखिए जम्मू में एक रणवीर बासमती है, वैसे तो 1509 और भी इनकी वैरायटी भी निकली हैं, अभी 5-6 वैरायटी और हैं। तो वो उनका जो अनुसंधान केंद्र है वहाँ से ट्राई करें वो, और यदि वो रणवीर बासमती लगाते हैं तब तो बहुत अच्छी है। लेकिन आप 1121 है, 1509 है और उनकी बहुत सारी अभी वैरायटीज निकली हैं नई, जो उन्होंने ब्लास्ट रेजिस्टेंट अभी रिलीज किया है, तो उन वैरायटीज को भी आप लगा सकते हैं। अभी हमने भी अपने फार्म में बीज मंगाया उसका और उसको ट्राई कर रहे हैं कि उसमें जैसे कि ब्लास्ट बहुत ज़्यादा लगता है जम्मू में, तो जो ब्लास्ट रेजिस्टेंट हो, नहीं तो कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसकी दवाइयाँ आती हैं। तो आप रणवीर बासमती वहाँ लगाएं जम्मू में, वहाँ से आपको बीज मिल जाएगा। जो विश्वविद्यालय है जम्मू में, उनका एक अनुसंधान केंद्र भी है, वहाँ गए हुए हैं, वहाँ से आप बीज ले सकते हैं। सर नागपुर से हैं धीरज गहलोत जी, ये पूछ रहे हैं सर कि काला नमक बेचने के लिए लगाना है इनको महाराष्ट्र नागपुर में, तो वहाँ कितना सूटेबल है सर ये? अब देखिए थोड़ा बहुत लगा के ट्राई करिए, बेचने के लिए तो आपको अलाउड नहीं है नागपुर से, क्योंकि इसका GI मतलब है, यदि कोई आपके ऊपर केस कर देगा तो आपको मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे। आप अपने खाने के लिए लगाइए, इसको न लगावें तो ज़्यादा ठीक है। वहाँ तो गाल बीज की भी समस्या है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा, गाल बीज कंट्रोल करना पड़ेगा। और HMT तो वहाँ लगाते हैं, तो HMT तो बड़ा अच्छा होता है वहाँ पे, तो आप थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने खाने के लिए लगाई नहीं, बेचने के लिए नहीं। ठीक सर, बेचने के यहाँ तक कि फैजाबाद भी GI एरिया में नहीं है। वहाँ एक किसान ने फेसबुक पर डाला था कि हमारे पास चावल है बेचने के लिए, तो मैंने उनको फेसबुक पे ही लिखा था कि आपके ऊपर केस कर देंगे, क्योंकि फैजाबाद जो है GI के बाहर है। आप अपने खाने के लिए लगाइए, लेकिन आप इसको सेल नहीं करिएगा। सेल करना हो तो जो बस्ती जिला है या बाराबंकी है या और जिले हैं वहां से सेल कराइए, लेकिन फैजाबाद का नाम नहीं लीजिए आप। जी सर। गाजियाबाद से सर मदन त्यागी जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि
बासमती की इस क्षेत्र के लिए कौन सी वैरायटी अच्छी है जिसमें पैदावार, टेस्ट मार्केट? दिल्ली में बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि हाँ, पूसा बासमती 1 है, पूसा 1509 है, 1121 है। पूसा संस्थान में चले जाए, वहाँ तो जो मेला लगता है वहाँ पर वो बेचते भी हैं बीज जो है। जी सर। तो गाजियाबाद तो बिल्कुल नजदीक है दिल्ली के, वहाँ से आप पूसा संस्थान जो IRI है वहाँ से जाके बीज ले लें। और ये जो तो 20 साल से वैरायटी चल रही है सब, ये पूसा बासमती 1 है, पूसा 1509 है, पूसा 1121 है, 1409 है, और बहुत सारी वैरायटीज हैं। जी सर। वहां से आप संपर्क करके बीज ले सकते हैं। पंकज पटेल जी खंडवा से हैं सर, ये पूछ रहे हैं कि एरोबिक पद्धति से धान उत्पादन की उन्नत प्रजातियों की जानकारी मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताएं। देखिए, अभी हमने बताया था, अभी तो देवेंद्र प्रयासी जी भी कुछ काम कर रहे हैं और वो वैरायटीज पे चर्चा करेंगे। लेकिन इंदिरा एरोबिक राइस जो है वो छत्तीसगढ़ से निकली है, रायपुर से जो है, और एरोबिक के लिए ही उसको अनुशंसा किया गया। वैसे तो और भी किस्में हैं, लेकिन यदि आपके पास पानी की सुविधा है तो आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा है कि उसका ड्यूरेशन वहाँ के अनुकूल होना चाहिए, और पानी की सुविधा है तो आप वहाँ पे आपको सिर्फ बोने का मेथोडोलॉजी चेंज करना, धान के रोपाई की जगह पे गेहूं की तरह सीधी बोई करना, बस। ठीक सर। पानी की सुविधा है तो आप कोई वैरायटी लगाइए। जी सर। नहीं है तो आप वहाँ से इंदिरा एरोबिक धान 1 जो है उसको मंगा करके आप ट्राई कर सकते हैं। चैट बॉक्स से सर लास्ट सवाल है बालेंदु सिंह जी का, जिनका अभी बीच में माइक से संपर्क टूट गया था। ये उज्जैन से हैं सर। इन्होंने 2 वर्षों से अतिवृष्टि के कारण वहां पर पहले सोयाबीन होती थी, तो इन्होंने धान 1509 इनका सवाल पिछले उसमें भी था। हाँ, जवार 206। जी सर। हाँ, तो ये 100 दिन की कोई वैरायटी पूछ रहे हैं मालवा के लिए। हाँ, देखिए, जबलपुर की तो जितनी वैरायटी रिलीज हुई हैं वो सब अर्ली मैच्योरिटी में, और वहाँ से आप वैरायटी ले लीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारे पास भी 100 दिन की वैरायटी है बहुत सारी, आपको हम बीज दे सकते हैं, आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी धान उगाया जाए जो ब्लैक सॉइल है, तो अभी हम बीज भेज रहे हैं। तो पहले तो आप जबलपुर से कांटेक्ट करिए, रायपुर से कर लीजिए, उनके पास काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। और ये दोनों जगह से नहीं मिलता है तो हमको आप लिखें और हम आपको बीज भेजेंगे। हमारे पास 70 दिन से लेकर के 100 दिन की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और उसको ट्राई करके आप जो है उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जी सर। चैट बॉक्स से लास्ट सवाल एक और है सर। आशुतोष जायसवाल जी हैं अयोध्या से, ये पूछ रहे हैं मोटे धान की वैरायटी इस क्षेत्र के लिए कौन सी ठीक रहेंगी सर? देखिए, सरजू 52 जो है वो फैजाबाद की वैरायटी बहुत अच्छी है मोटे धान में, और थोड़ा सा लेट है जो हमारा स्वर्णा है, नाटी मसूरी बोलते हैं, MT 7029 जो है, तो ये भी मोटे धान में है लेकिन थोड़ा लेट होता है। ये करीब 145 रुपये। और जो सरजू 52 है, वैसे कई सारी और प्रजातियां फैजाबाद के जो मसूदा सेंटर है उन्होंने निकाली हैं, लेकिन उनका बीज भी मिल रहा है। लेकिन सरजू 52 अभी भी जो है बहुत अच्छी वैरायटी। जी। और शुभम सर, ओवर टू यू। आपका सहयोग बना रहा हमेशा। ठीक है, अगली बार चर्चा करेंगे, जो सवाल रह जाएगा। जी। और मेरे 1-2 मुख्य विशेष वैरायटी से संबंधित सवाल थे सर। ये सवाल थे, एक तो वैरायटी हमने कुछ दिनों पहले सुनी थी, तो ये असम में एक होती है मैजिक राइस से नाम से जो पॉपुलर है, इसके बारे में कुछ पॉइंट रख सकते हैं? देखिए, मैजिक राइस वो कहते हैं कि पानी में घोल करके खा लीजिए, लेकिन ऐसा है कि उसको कुक करके ही खाइए। मैजिक तो कहते हैं वो विशेष परिस्थितियों में जब वो आप कुक नहीं कर सकते हैं उसके लिए तो ठीक है, लेकिन मतलब चावल को तो पका करके ही खाना ठीक रहता है। और सामान्य पानी वहाँ पे मणिपुर में एक ब्लैक राइस है, वो बहुत अच्छा है। अभी तो करीब काला चावल जो है ये हमारे अभी बनारस एरिया में, चंदौली एरिया में पैदा करके अभी करीब हमारे ख्याल 80 टन जो है
गल्फ कंट्रीज को भेजा गया है। हालांकि उसका भी जीआई है, थोड़ा सा उसमें भी केस चल रहा है कि भाई उनसे वहाँ की वैरायटी है, आप दूसरे जगह पैदा करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जीआई उसको मिला हुआ है जी तो उसके अंदर कुछ आपको परसेंटेज उनको देना पड़ेगा जी उनसे एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और चाहे तो मतलब हमारे पास भी है, जो किसान चाहते हैं उनको हम देते हैं और वो काला चावल उगाते हैं, खाते हैं। इसी से अलग एक विचित्र वैरायटी और मैंने कुछ दिनों पहले जो देखी थी, ये छत्तीसगढ़ से कहीं से हरे रंग का चावल बताया जा रहा था। तो क्या ऐसा चावल भी संभव है और उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है? अगर हरा रंग है तो क्या अब देखिए ऐसा है ना कि पिगमेंटेशन है, एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन है, वो तो ब्लैक होता है। चाहे अब केरला में जो है वो रेड राइस खाते हैं, जी जी वो भी एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन है। तो ग्रीन भी एक पिगमेंटेशन है, गेहूं में भी देखा गया है। तो ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें हैं, तो कोई मतलब क्वालिटी राइस में है नहीं वो। लेकिन यदि आप खाना चाहते हैं तो रेड, केरला के लोग तो रेड राइस कितने सालों से खा रहे हैं, मणिपुर में ब्लैक राइस खा रहे हैं, तो ठीक ही है। मतलब जो ग्रीन राइस है उसको भी खा सकते हैं, वो तो एंथोसाइनिन का कलर पिगमेंटेशन है। और ऐसा मानना है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होगा, तो ठीक है, उसको साइंटिफिकली भी टेस्ट किया जा सकता है। सर मेरा एक सवाल था, अभी लास्ट टाइम जैसे इंटरक्रॉपिंग की बात हो रही थी कि पैडी में, और एक फोटो भी वायरल हुआ था सर के फिलीपींस का था शायद वो, कि धान के खेत में मछली पालन भी हो सकता है। हाँ सर तो आप सर इतना मतलब चारों तरफ आपको बंगाल में हाँ, तो वो नहीं, कितना सच बंगाल है? क्या मतलब पटना में अनुसंधान केंद्र है वहाँ पे, और कटक में भी जो है वहाँ पे जो इंटीग्रेटेड का मॉडल डेवलप हुआ था, वहाँ पे आप मछली के साथ जो है, धान के साथ आप मछली उगा सकते हैं। उसमें चारों तरफ जो है आपको थोड़ी खाई बनानी पड़ती है, ट्रेंच जो है करीब 2 मीटर का, और एक तरफ स्लोप होता है जिसमें कि मछली जो है रहती है, और जब पानी भर जाता है तो वो खेत में जाती है और उसमें वो उसमें इंसेक्ट भी फीड करती है, अपना एक एक्सक्रीटा भी देती है उसमें जो है। तो उसकी तो ये तो बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। और आप पेड़ यदि आप अच्छी तरीके से बंडिंग किए हुए हैं और खेत में थोड़ा सा मतलब गड्ढे भी कर सकते हैं कहीं कहीं बीच बीच में, तो आप मछली उगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, धान की जो प्रसन्ना प्रजाति है, प्रसन्ना जो जर्मप्लाज्म में है आजकल, इसका सीड की अवेलेबिलिटी है क्या कहीं सर? हाँ नहीं, वो वहां से आपको हैदराबाद से मिल जाएगा, लेकिन ये बड़ी पुरानी वैरायटी है, ये इंडिका जापानिका क्रॉस से है। खाने में इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और इससे बढ़िया इससे बढ़िया आपका जो है ये क्या नाम है, वंदना वैरायटी है हजारीबाग की, वो प्रसन्ना से बहुत अच्छी, ड्राउट टॉलरेंस भी बेटर है, और उन्होंने अभी एक सीआर धान 40 डेवलप किया है, वो और भी अच्छी है, ईटिंग क्वालिटी उसकी अच्छी है। तो प्रसन्ना बड़ी पुरानी वैरायटी है, उसका ईटिंग क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं है, तो आप दूसरी वैरायटी जो सीआर धान 40 है या वंदना है उसको ट्राई करें। और रांची से भी उन्होंने अभी बीवीडी 111, 113, 110 वैरायटी निकाली है, वो भी बहुत अच्छी हैं और रिड्यूरेबल है। जी सर, जी सर। शुभम जी सर बहुत धन्यवाद सर। मैं इस बीच में अब ये चर्चा अपने आखिरी दौर में पहुंचाते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने बीच खंडवा से पंकज पटेल हमारे किसान साथी को आमंत्रित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करें। और इसके बाद जो है डॉक्टर देवेंद्र प्यासी सर, आप आज की चर्चा का सार समाहित कर सर इस चर्चा को अंतिम स्वरूप प्रदान करें। जी सर प्रणाम, पंकज पटेल सर, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपके व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर सर हम कृषक भाइयों के लिए सर आपका समय दिया और हमें धान की सभी किस्मों के बारे में जानकारी अवगत करवाई। और सर बलराम संदेश बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि सर आप हमारे बीच आए और सर आपने
इतनी अच्छी चर्चा की किसानों के बीच, और निश्चय ही किसानों को इस चर्चा का लाभ मिला होगा और आने वाले खरीफ समय में वो धान की उन्नत किस्मों को चुन करके अपने यहाँ उसका प्रोडक्शन करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ईमेल है और ईमेल से भी लोग आप सवाल पूछ सकते हैं और हम उनका जवाब दे देंगे। जी सर बहुत और मोबाइल भी है, मोबाइल व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। तो ये शुभम के पास है हमारा नंबर और ईमेल है। शुभम जी सर का ईमेल आईडी जो है चैट में शेयर कर दें, तो जिससे जो भी अच्छे किसान हैं जो कुछ अगर जानना चाहते हैं तो सर को जो है सीधे मेल नंबर कर वही है, सकें। मोबाइल का नंबर है, तो व्हाट्सएप से ही पूछ सकते हैं और ईमेल से ही पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप भी आजकल कॉमन है, हमारा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे है, उससे ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी। अब आज का मुझे लगता है कि हम जो है 42 वेबिनार कर चुके हैं और 42 वेबिनार में कोशिश यही रही कि जिस विषय पे भी हम बात करें उसमें देश के जो सबसे बेहतरीन वक्ता या अनुभवी हों उनका मार्गदर्शन हमारे किसानों को मिल सके, इस बात के लिए हम लोगों ने अब तक प्रयास किए और काफी हद तक उसमें सफल भी हुए और किसानों के बीच में फसल विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराने का प्रयास किया। सर एक पीड़ा सी होती है कि हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी इंक्लूडिंग मी, हम लोग निरंतर जो है प्रजातियों का विकास करते जाते हैं, लेकिन सहज एवं सरलता से उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के कोई प्रयास नहीं करते, ना ही विश्वविद्यालय स्तर पे, ना ही अपने काउंसिल स्तर पे, ना ही वैज्ञानिक के व्यक्तिगत स्तर पे। पादप प्रजनन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन वहां तक करते हैं कि प्रजातियों का जो है नोटिफिकेशन हो जाए और 1-2 साल जो है उसका न्यूक्लियस बना देते हैं, इसके बाद उनकी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं और अन्य दूसरी प्रजातियों के काम में लग जाते हैं। जहां तक फसल धान की है, देखिए ऐसा है कि हम लोग एक तो प्लांट ब्रीडर हैं और ये कोशिश करते हैं कि कोई वैरायटी 3 साल तक रहे, 3 साल में यदि उसमें कोई कमी मिलती है तो हम उसको रिप्लेस करें। तो हमारे पास जो है वो, और किसानों को भी जागृत होना पड़ेगा कि जो नई वैरायटी निकलती है उसको लेकर के टेस्ट करें, 3 साल में दूसरी वैरायटी आ जाएगी। तो ये क्या है कि कोई भी वैरायटी कंप्लीट नहीं होती है, पैथोजन भी चेंज होता रहता है, उसके लिए भी हम लोग जीन पिरामिडिंग करते हैं। इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, ड्राउट टॉलरेंस है, फिर एबायोटिक रेजिस्टेंस है, बायोटिक रेजिस्टेंस है, और एक देखिए सिंगल अमाइनो एसिड एक यदि उसके ब्लास्ट के रेजिस्टेंस में या उसमें चेंज हो जाता है एक न्यूक्लियोटाइड, तो वो पूरा रेजिस्टेंस से सॉल्युबल हो जाता है। ऐसा ब्लास्ट में देखा गया है। तो पैथोजन भी सरवाइव करने की कोशिश करता है, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि निरंतर जो है वो नई वैरायटीज जो रेजिस्टेंट हो डेवलप करें। तो किसानों को जागृत होना चाहिए और जो अर्ली वैरायटीज, जो नई वैरायटीज हैं उसको जो है ट्राई करना चाहिए, और जो हमारे अनुसंधान केंद्र हैं थोड़ा मात्रा में तो वो बीज मेंटेन करें, और हमारे पास भी करीब हमने 400-500 वैरायटी मेंटेन की हुई है। तो कोई भी मांगता है बीज उसको हम 30-50 ग्राम दे देते हैं, हमारे पास ही वैरायटी है। और वही कहने का उद्देश्य वही था कि इस दिशा में काम करने की जरूरत है कि हम किसानों के पास कैसे अपनी प्रजातियों को जो है सहजता से उपलब्ध करा सकें, और इस दिशा में हमारे विश्वविद्यालय ने कुछ नए कदम उठाए हैं जो काफी प्रभावी हैं और जो है बेहतर परिणाम की ओर अग्रसित हैं। उसमें हमारी एक जो है माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में हम एक जो है बीज आपके द्वार करके एक कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय से विकसित सभी प्रजातियों के जिनके प्रजनक बीज या जवाहर बीज हमारे पास उपलब्ध हैं, हम अपने स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जिले में जो कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं
या अनुसंधान केंद्र संचालित हैं, उनके माध्यम से किसानों को उसी जिले में बीज उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, भले वो कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि कृषि विज्ञान केंद्र में जो है उनको अप्लाइड रिसर्च करने दीजिए। हमारे जो वैज्ञानिक हैं जो कि रिसर्च सेंटर हैं जैसे जेएनके, उसमें ज्यादा नहीं है। आप डायरेक्ट सोइंग करें, ट्रांसप्लांटिंग नहीं करें, डायरेक्ट सोइंग करके बीज को मेंटेन करें और ज्यादा से ज्यादा 25-50 ग्राम शेयर करें, तो उतना जर्मप्लाज्म मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और जी सर, जब हम 300, 400, 500 वैरायटी मेंटेन कर रहे हैं, सीधी बुआई करते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-2 लाइन लगाइए और बीज मेंटेन होता है। कृषि विज्ञान केंद्र को जो फिनिश प्रोडक्ट है वही करने दीजिए, वो भी नहीं कर रहे हैं वो, तो उनकी खुद की अपनी समस्या है। तो लेट द अप्लाइड रिसर्च शुड बी डन बाय केमिकल्स। और जो ब्रीडर हैं जिनको की इतनी सारी जिम्मेवारी दी गई है अनुसंधान केंद्र पे, तो सीधी बुआई करके उसको मेंटेन करें। मैं कटक में था तो वो जब रोपाई करते थे उखाड़ करके, तो कोई ना कोई नंबर टैग मिस हो जाता था, तो हम वहां भी कहते थे कि अरे भाई सीधी बुआई करके करो, क्यों रोपाई करते हो आप, तो उसमें तो प्रॉब्लम होती है। तो डायरेक्ट सीडिंग इज द बेस्ट वे, और उसको मेंटेन करें। जो है 2-2 लाइन 50 ग्राम 25 ग्राम सीड जो है कभी भी दे सकते हैं। दो लाइन से कम 1 किलो बीज होता है, बहुत बीज है वो। पैडी में तो 100 टाइम्स सीड मल्टीप्लाई होता है, तो ऐसा नहीं है, मतलब लोग जो है कर सकते हैं। जी, आज के वेबिनार में 77 से ज्यादा किसानों ने जो है पार्टिसिपेट किया, और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि 9 राज्यों का प्रतिनिधित्व आज जो है वेबिनार में किसानों का प्राप्त हुआ है, जिसमें से 18 से ज्यादा हमारे वैज्ञानिक साथी भी आज आपके वक्तव्य को आत्मसात किए हैं। इसके अलावा बाकी शेष सभी लोग जो है किसान थे, और वैज्ञानिकों में जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अपने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, RVS के बीबी ग्वालियर, इसके अलावा अन्य विश्वविद्यालयों के भी साथियों ने आज के वक्तव्य को सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि इनसे व्यासी जी ये मानते हैं कि किसान जो है सबसे बड़ा वैज्ञानिक होता है। यदि वो टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर लेता है तो वो इकोनॉमिस्ट भी है, एग्रोनॉमिस्ट भी है, ब्रीडर भी है, सब कुछ है, ऑल इन वन। तो वो जो है हमारा सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। हम लोग तो प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, वैरायटी डेवलप करते हैं, लेकिन वो तो हर चीज देखता है, वो प्रॉफिट देखता है, खाने को देखता है। तो किसान को आप कम नहीं समझे, वो भी वैज्ञानिक है। हर किसान अपने में वैज्ञानिक है। तो आज के वेबिनार में मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं उन सभी किसानों का जिन्होंने अपना जो है इन खेती के इस समय में, जहाँ की उनकी व्यस्तता बहुत ज्यादा है, तो उस व्यस्तता से समय निकाल के और धान की उन्नत प्रजातियां और किस्मों का चुनाव कैसे करें, उसमें आपके द्वारा जो मार्गदर्शन प्राप्त किया है, साथ ही अपने वैज्ञानिक साथियों का। इसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूं माननीय हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के माननीय प्रमंडल सदस्यों का, आदरणीय बालेंदु सिंह जी और आदरणीय BD अजरिया साहब का, जिनके जो है मार्गदर्शन भी आज हमें जो है प्राप्त हुआ है। मैं सभी के लिए आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सबका स्नेह, मार्गदर्शन एवं सानिध्य हमेशा जो है बलराम संदेश को मिलता रहेगा। इन्हीं सब और इस बात का जो है विश्वास है कि आपके द्वारा जो भी जो है सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से इन प्रजातियों, जिन जो है नोटिफाइड प्रजातियों का जो है संकलन करके आप उसका मल्टीप्लिकेशन करके आम किसानों को सहजता एवं सरलता से उपलब्ध करा रहे हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में विश्वविद्यालयों को भी इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए कि उनके द्वारा उत्पादित किया जाने वाला बीज सरलता एवं सरलता से आम किसानों को उपलब्ध हो, जिसका उपयोग कर किसान अपनी जो पैदावार है उसको भी बढ़ा सकें, और जो कि जो है उनकी आय को दुगनी करने में जो है सहायक सिद्ध हो। इन्हीं सब बातों के साथ अभी मैं अभी जो कि हमने
एक नई जो वैरायटी है राजेंद्र कस्तूरी, वो हमने शुभम को भेजा है, अभी कल ही भेजा है। आधा किलो सर, बीज हमने लेकिन मेरे साथ शुभम को भेजा, बहुत अच्छी बात है, शुभम जी को बधाई, पर मुझे क्यों नहीं भेजा? आपने मांगा ही नहीं। हाँ, ये भाई गलती ऐसा है कि वो यू कैन टेक ए हॉर्स टू द रिवर बट यू कैन नॉट फोर्स हिम टू ड्रिंक। तो आप जब मांगेंगे ही नहीं तो हमको क्या पता कि आपको क्या चाहिए। नहीं सर, उसमें एक टेक्निकल दिक्कत है, क्योंकि यहाँ मैं रीजनल एग्रीकल्चर स्टेशन में पोस्टेड हूँ, और पिछले साल ही बताया। हाँ, और मेरी मैंडेट क्रॉप पैडी नहीं है, तो पैडी में अनुसंधान किसान के हाँ करेंगे। हाँ, अभी हमने शुभम को भेजा है 500 ग्राम जो है, हमने कहा कि इसको ट्राई करिए और फिर पूरे मध्य प्रदेश में इसको जो है फैलाइए। बिल्कुल फैलाएंगे, आधा किलो से तो आधा किलो से तो कम से कम 5 किलो हो जाएगा। और सर मैं कुछ कहना चाहूंगा सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए। सर, जीवन का पहला मुझे जो है पढ़ाई के बाद मौका आपने दिया था बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में, और एक बहुत इंटीरियर नक्सलाइट रिसर्च स्टेशन पे आपने मुझे वहाँ पे पोस्टिंग दी थी। तो वहाँ मुझे जिंदगी में जो चीज़ सीखने को मिला, मैं आज तक तरसता हूँ वो सारी चीज़ें एक साथ एक जगह सीखने को। और इसके साथ ही आपने मुझे बहुत सारी जगहों पे भेजा भी, कई नई टेक्नोलॉजी से मुझसे सिखाया। लेकिन मैंने देखा आज आपकी उम्र करीब 71 साल की है सर, और उस वक्त भी 60-61 साल की एज में आपने जब आर्थराइटिस के दर्द के बावजूद भी पूरे दिन खड़े होके 5 तरह की जो वैरायटी लगवाई थी, मैंने मेरी पढ़ाई के दौरान वो चीजें नहीं सीखी जो मैंने लाइव आपके सानिध्य में वहाँ सीखी थी सर। तो आज शुभम जब हम पीएचडी कर रहे थे डॉक्टर जोगिंदर सिंह, हम लोग मतलब कि 18 घंटे काम करते थे और इतना खेत में काम कराते थे हम लोग से। ढिल्लो हमारे सीनियर थे 1 साल, और उनको तो रात में वो पंतनगर जाते थे, मतलब इतना काम करते थे। 2 ट्रायल लगा था दिल्ली में, 2 पंतनगर में, रात को जाते थे, वहां से डेटा लेकर के फिर आते थे। तो ये जो ट्रेनिंग होती है ना पीएचडी के टाइम पे या एमएससी के टाइम पे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। रात में हमको याद है कि आईआरआई में लेबर नहीं मिलता था, तो हम लोग खुद राइजर खोल करके और रात में 12 बजे साइकिल के नीचे पीछे जो है कुदाल लेकर के और राइजर खोल देते थे। तो उस समय जो एक ट्रेनिंग मिल जाती है, रॉकफेलर फाउंडेशन में भी हम जब काम किए 1 साल जो है एमएससी के बाद, उसमें भी रेनफ्रो के साथ रात में जाकर के हम लोग 2 बजे रात में डाउनी मिल्ड्यू का वो स्पोर जो है वो इनोकुलेट करते थे पंतनगर में जो है। तो ये जो ट्रेनिंग होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। शुरू में आप किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, और बाद में तो फिर वही काम आती है। जिस स्पीड से हम लोग उसमें काम करते थे पंतनगर में, जब सारे लोग, डॉक्टर नंदा हेड थे हम लोग के प्लांट ब्रीडिंग के, सुबह 8:30 बजे साइकिल से सारे लोग पहुंच जाते थे। सारे वैज्ञानिक जो है वहाँ डिस्कस करते थे, देखते थे। तो वो जो आपकी शुरू की ट्रेनिंग होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाद में उसको आप कंटिन्यू करें तो वो फिर धीरे धीरे, जब आप प्यासी जी कह रहे थे कि वो जो लड़का वहां से गुयाना से आया था, जब उसको पता लगना चाहिए कि हाँ मतलब पीएचडी ऐसे आसान से नहीं हो जाती है, आपको बहुत सीखना पड़ता है। और जब नहीं है तो दोबारा पढ़िए उसको, क्योंकि वो आपका पढ़ने का वो लास्ट स्टेज है, और उसमें आप नहीं पढ़े तो फिर आप फिर कभी नहीं पढ़ेंगे। तो उसको ये महसूस होना चाहिए कि भाई इतना आसान नहीं है पीएचडी करना, क्योंकि वही काम आपको पूरे साल, पूरी जिंदगी में वही आएगा नॉलेज से, उसके बाद तो आप पढ़ते नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो हम लोग मिलते रहेंगे और भी जब जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, और हमेशा ऊर्जा स्रोत बने रहें सर। नमस्ते सर, चरण स्पर्श। नमस्कार, थैंक यू सर।